हे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल वी लव मानुआ पर। और आज ला चुके हैं हम टाइम बिजनेसमैन का एक और चैप्टर, जो कि मैं बहुत दिन बाद एक्सप्लेन कर रहा हूँ। गाइस, कितने महीने हो चुके होंगे इस चैप्टर को मुझे एक्सप्लेन किए। बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि टाइम बिजनेसमैन का आगे का एपिसोड लाओ। मैं पागल हो गया था। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आपको कि इसे मैं कंटिन्यू तभी करूंगा जब आप इस पर 1 लाख व्यू डाल दोगे। और इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना होगा, तभी जाके ये वीडियो रैंक करेगी। इसलिए प्लीज इसे सपोर्ट करिए। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मेरे देखने वाले वॉचर्स मिलियंस में हैं, पर मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो बस 25,000 हैं। इसलिए मुझे कम से कम इस वीडियो पे कम से कम नहीं तो 10,000 सब्सक्राइबर तो आने ही चाहिए, तभी जाकर मैं इस चैप्टर को कंटिन्यू करूंगा। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को बिना रेस्ट के स्टार्ट करते हैं। ये कितना एक्साइटिंग होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में जैसा कि आपने पहले देखा था कि हमारा हीरो अंडरवर्ल्ड के जो एप्स होते हैं उन्हें हरा चुका होता है और अब वो अंडरग्राउंड वर्ल्ड का राजा बन चुका होता है। पर वो उसे अकेले कंट्रोल नहीं करना चाहता, क्योंकि उसके पास इसके लिए वक्त नहीं होता। इसलिए वो पास्ट में जाता है और पास्ट के जो ग्रेटेस्ट मंत्री होते हैं, जिसका नाम मंत्री जुगी होता है, उसे वो प्रेजेंट में लाने वाले होते हैं। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है पास्ट का सीन, जहां पे हमारा हीरो शू एम्पायर में पहुंच चुका होता है शू एम्पायर के मंत्री को रिक्रूट करने के लिए। और वो वहां पर वादियों का एंजॉयमेंट ले रहा होता है वहां के ही ड्रेस को पहनकर। पर तभी एक पीता हुआ व्यक्ति वहां आता है, जो कि बहुत ज्यादा ही सफर कर रहा होता है और वो घर से बेदखल होता है जंग की वजह से। और तभी वो आगे बढ़ते हुए हमारे हीरो को देखता है और कहता है, हे लड़के, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या तुम भी इस शू एम्पायर में रहने के लिए आए हो? तुम यहाँ पे शेल्टर लेना चाहते हो जंग की वजह से? तो इस पे हमारा हीरो सोचता है, मैं सही जगह पे आया हूँ। और वो कहता है, हाँ तुम ऐसा कह सकते हो। क्या तुम बता सकते हो हम इस समय किस जगह पे हैं? तो इस पे बंदा कहता है, अरे तुम्हें इतना भी नहीं पता, हम लोग शू एम्पायर के बॉर्डर पे हैं इस समय। ये सुनते ही हमारा हीरो सोचने लगता है, वाह मैं एकदम सही जगह पे आया हूँ। और वो तुरंत ही गलत डायरेक्शन में जाने लगता है। ये देखकर ये बूढ़ा व्यक्ति कहता है, हे तुम कहाँ जा रहे हो? तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। वहां जाओगे तो तुम शू एम्पायर में नहीं जा पाओगे। पर गाइस तब ये क्या, हमारा हीरो वहां से गायब हो जाता है अपनी पावर का इस्तेमाल करके। और ये देखकर इस बुढ़े की पूरी तरह से फट जाती है और वो कहता है, भूत भूत। सीन शिफ्ट होता है और हमें शू आर्मी दिखाई जाती है, जहां पर एक जनरल जो होता है वो अंदर जा रहा होता है और कह रहा होता है, प्रधानमंत्री ध्यान से सुनिए। शू एम्पायर के जो बैंडिट्स हैं, यानी जो घुसपैठिए हैं, उन्होंने अपने एक बंदे को यहाँ पे भेजा है छुप कर आपको मारने के लिए। जल्दी यहाँ से चलिए, बहुत ज्यादा ही इमरजेंसी है। पर उसे कोई भी अंदर नहीं आने दे रहे होते हैं। पर तभी वो धक्का मुक्की करते हुए अंदर घुस जाता है और फिर कहता है, प्रधानमंत्री यहाँ से जल्दी निकलना होगा हमें। पर गाइस तभी ये क्या, प्रधानमंत्री के लिए एक जो पंडित होता है जो बहुत सारे दिए जलाकर प्रधानमंत्री के जीवन की कामना कर रहा होता है, वो तुरंत ही दिए बुझ जाते हैं बहुत सारे। ये देखकर ये पंडित कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मंत्री जी के कमरे में आने की? कोई भी आने की इजाजत नहीं थी। मैं तुम्हारा गला अलग करवा दूंगा तुम्हारे धड़ से। पर गाइस तभी प्रधानमंत्री जो जुगी होते हैं वो कहते हैं, छोड़ो उसे जाने दो, ये मेरी किस्मत है, आज मेरा मरना निश्चित है। पर गाइस तभी ये क्या, अचानक से इस प्रधानमंत्री के सामने बहुत सारी रोशनी चमकने लगती है और हमारा हीरो वहां आ जाता है। और ये देखकर ये प्रधानमंत्री पूछता है, तुम कौन हो? तो इस पे हमारा हीरो कहता है, महान सीमा एम्पायर के प्रधानमंत्री जुगी नानलोंग, आपके बारे में मैंने बहुत सुना हुआ है, मैं आपकी इज्जत करता हूं। मैंने आपके बारे में कहानियां सुनी थी कि जब बहुत सारे जंग हो रहे थे तो आप उन जंग से लड़ने के लिए अपने जीवन की कामना कर रहे थे कि आप और ज्यादा जियो और इस जंग को कामयाब करो। पर आपको सामने से देखकर मुझे बहुत ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। इस पे ये जो जुगी होते हैं वो पूछते हैं, आखिर तुम हो कौन? और इस पर हमारा हीरो कहता है, मैं 1000 साल बाद से आया हूँ, फ्यूचर से आया हूँ। ये सुनते ही जुगी बहुत ज्यादा ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और फिर हमारा हीरो कहता है, मैं एक टाइम मर्चेंट हूँ जो कि आपको यहाँ पे लेने आया हुआ है। तो चलिए सारे बिजनेस और सारे बातचीत को साइड में रखते हैं और मेन पॉइंट पे आते हैं। और गाइस ये कहने के साथ ही हमारा हीरो एक चुटकी बजाता है और तुरंत ही हमारे ये जो जुगी होते हैं उन्हें प्रेजेंट का सीन दिखाने लगता है। ये देखकर ये जो जुगी होते हैं वो बहुत ज्यादा ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और तभी हमारा हीरो कहता है, प्रधानमंत्री जुगी, मुझे इस प्लेस के बारे में आपको बताने की कोई जरूरत तो नहीं है ना, आप इसे पहचान रहे हैं ना? ये सुनते ही ये जो जुगी होते हैं वो बहुत ज्यादा ही आश्चर्यचकित होकर कहते हैं, अरे क्या ये वही जगह है? ये मेरा घर यानी ये मेरा देश है। ये इतना कैसे चेंज हो सकता है 1000 सालों में? यानी जैसा मैंने सोचा था कि फ्यूचर कैसा होगा ये वैसा ही है। तो हम लोग सच में उस सीमा के बैंडिट्स उन घुसपैठियों से हार गए। तो इस पे हमारा हीरो तुरंत जवाब देता है कि क्यों ना प्रधानमंत्री आप कुछ बोलें, उससे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊं जो कि शायद थोड़ी लंबी होने वाली है। इसी के साथ हमारा हीरो सारी कहानी बता देता है। ये सुनकर ये जो जुगी होते हैं वो कहते हैं, मरना एक फेथ है, इसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं, तो क्यों ना मुझे मरने दो और ये सब इसी के साथ खत्म हो जाने दो, मैं भविष्य को नहीं देखना चाहता। तो इस पे हमारा हीरो कहता है, उस चीज के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले चलिए ये जो जंग बाहर हो रही है ना उसे सेटल करते हैं। और गाइस तभी हमारा हीरो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और ये जो
जो जुगी होते हैं उनकी लाइफ स्पैन को दिखाता है, जो कि बस 6 घंटे की बची होती है, और वो उन्हें बढ़ा देता है 56 साल के लिए, 50 साल और दे देता है इस जुगी को, ताकि वो इस जंग को खत्म कर सकें। इसी के साथ हमें सीन शिफ्ट होता है और सीमा क्लेन के जो बैंडिट्स होते हैं उनका जगह दिखाया जाता है, जहां पर ये जो जोंगडा नाम का क्लेन लीडर होता है वो कह रहा होता है, क्या कहा तुमने, क्या सच में वो जुगी मिनिस्टर मर गया, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने सुना था कि वो बहुत ज़्यादा दिन तक जिंदा रहने वाला है, पर मैं भी सितारों को देख रहा था और उससे मुझे पता चल रहा था कि उसकी अंतिम समय आ चुकी है, तो वो सच में मर गया। तो इस पर सैनिक कहता है, हाँ हमने भी बहुत सारे रोने की आवाज़ें सुनी उसके कैंप से, और उसने सफ़ेद झंडा भी फहरा दिया है, इसका मतलब वो लोग हार मान रहे हैं। ये सुनते ही ये जो जोंगडा होता है वो कहता है, चलो ठीक है, अभी पत्थर गर्म है तो हथौड़ा मार देते हैं, वो लोग अभी बहुत ज़्यादा ही दुख में होंगे, तो उनके 1 लाख सैनिकों पे हम अटैक कर देंगे, जिससे कि वो लोग तबाही के डिस्ट्रक्शन पे हो जाएंगे, वो लोग हार जाएंगे, तो चलो अटैक करते हैं। और गाइस इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, जहां पर ये जोंगडा अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है किले की तरफ, पर तभी वो ध्यान देता है कि ये क्या, ये जो जुगी होते हैं वो चेयर पे बैठे होते हैं, और ये देखकर ये जो जोंगडा होता है वो कहता है, ये कैसे हो सकता है, तुम जिंदा कैसे हो सकते हो, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? तो इस पे जुगी जो मिनिस्टर होते हैं वो कहते हैं, अरे जोंगडा मेरे भाई, मैंने सुना था तुम मिलिट्री स्ट्रेटजी में बहुत ज़्यादा ही चालाक हो, तुम बहुत सारे षड्यंत्र बनाते हो, पर तुम इस छोटे से षड्यंत्र को भी नहीं जान पाए कि मैंने तुम्हारे लिए ये जाल बिछाया था। तो इस पर जोंगडा कहता है, चलो ठीक है, ये जाल हुआ तो क्या हुआ, फिर भी मैं तुमसे हार नहीं मानने वाला हूँ, मैं जानता हूँ तुम कुछ घंटे को ही मेहमान हो, इसलिए मैं हार बिल्कुल नहीं मानूंगा और अपने पूरे फोर्स से तुम पे अटैक करूंगा। 1 लाख सैनिक, जोंगडा भी कहता है 1 लाख सैनिक, और दोनों ही कहते हैं अटैक करो। और गैस इसी के साथ जंग की शुरुआत हो जाती है। पर गैस तभी ये क्या, जहाँ पे जुगी बैठा होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन से बहुत सारे ड्रम्स की आवाज़ आने लगती है, और ये ड्रम्स जो होते हैं वो वार ड्रम्स होते हैं, जिन्हें बजाकर सैनिक आगे बढ़ते हैं और अटैक करते हैं। ये सुनते ही ये जो जोंगडा होता है वो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है कि ये उल्टी साइड से कौन सैनिक आ रहे हैं। पर तभी जुगी कहता है, ये मेरा प्लान है, मैं तुम पर दोनों साइड से अटैक करूंगा, जिससे कि तुम्हारे जो जितने भी सैनिक हैं, बैंडिट्स हैं, वो सारे मारे जाएंगे। ये सुनते ही ये जो जोंगडा होता है वो कहता है, तुरंत पीछे हटो, अपने सैनिकों से कहो पीछे हटने को। और गाइस इसी के साथ ये जो अपने सैनिक होते हैं वो पीछे हटा लेता है, और जुगी इस जंग को लगभग जीत ही चुके होते हैं। पर गाइस तभी ये क्या, सैनिक जो जुगी का सैनिक होता है वो कहता है, फाइनली ये सब पीछे हट रहे हैं, देखिए ना प्राइम मिनिस्टर, हम जीत चुके हैं। पर गाइस तभी ये क्या, जुगी प्राइम मिनिस्टर को एक झटका लगता है और वो तुरंत ही हमारे हीरो के टाइम स्ट्रीम में पहुंच जाता है, जहां पर हमारा हीरो कहता है, तो चलिए आपने इस जंग को जीत लिया है, तो आपको अब इटर्नल लाइफ देने का वक्त आ चुका है और अपने प्रेजेंट में लाने का वक्त आ चुका है। सो गाइस देखिए, यहां से कहानी बहुत ज्यादा ही मैच डब हो चुकी है, पर मैं आपको डिटेल कहानी सुना देता हूं एक थ्योरी के रूप में कि यहाँ पे हो क्या रहा है। हमारा हीरो जो होता है वो क्वीन डेस्टिनी के राजा के एम्परर के पास जाता है, और वहां पर जाकर उन्हें सारी कहानियां बताने लगता है कि आपका जो फ्यूचर में बेटे होंगे वो क्या क्या करेंगे, और वो क्या गद्दी के हकदार बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, या फिर आपके बेटे एम्परर भी बन पाएंगे कि नहीं, या फिर वो लोग कुछ कर पाएंगे कि नहीं फ्यूचर में। पर हमारे हीरो की बात सुनकर जो नौकर होते हैं वो बहुत ज़्यादा डरे होते हैं, क्योंकि हमारा हीरो अनाप शनाप बातें कर रहा होता है कि आपका बड़ा बेटा मारा जाएगा, या फिर आपका बड़ा बेटा राजा नहीं बन पाएगा, आपका छोटा बेटा राजा बन जाएगा। ये सुनते ही ये जो इंपीरियल पैलेस के राजा होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा जाते हैं, और फिर कहते हैं, ठीक है मैं तुम्हारी बातें तो समझ गया, पर जाओ यहाँ से, मुझसे तुम्हें बात नहीं करनी। पर क्या, जैसे ही हमारा हीरो बाहर जाता है, ये जो इंपीरियल पैलेस के राजा होते हैं वो तुरंत ही हमारे हीरो को इनवाइट करते हैं पर्सनली मिलने के लिए, और हमारा हीरो तुरंत ही पर्सनली मिलने के लिए वहाँ पे चला जाता है, जिसपे इंपीरियल पैलेस के राजा कहते हैं कि आपको पता है सर, आप सच में जो भी बात बोले हैं बिल्कुल सही है, मेरे बेटे की किस्मत ऐसे ही लग रही है मुझे कि ये बड़ा होकर ऐसा ही बनेगा, पर मैं फिर भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ कि मेरे बेटे का फ्यूचर क्या चेंज हो सकता है, क्या वो लोग अच्छे लोग बन सकते हैं। तो इस पर हमारा हीरो कहता है, बेशक बन सकते हैं, अगर तुम मेरे शरण में आए हो तो मैं तुम्हारे बच्चों का किस्मत चेंज कर दूंगा। और फिर तभी ये जो राजा होते हैं वो अपने बच्चों को बुलाते हैं कि आओ बेटो, और यहाँ पर आकर इनसे मिलो। और गाइस इसी के साथ हमारा हीरो दोनों बेटों को देखता है और फिर कहता है कि बड़ा बेटा आपका इस दुनिया में सुख शांति लाएगा, और जो छोटा बेटा है वो एक ग्रेट जनरल बनेगा, जो कि आगे चल के इस दुनिया को पूरी तरह से चेंज कर देगा। पर वहीं हमारा हीरो सोच रहा होता है मन ही मन कि मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि ये तो दोनों बच्चे हैं, वो आगे चलकर इस पूरे दुनिया में तबाही और खून खराबा लाने वाले हैं। और गाइस इसके साथ हमारा हीरो वहाँ से सट से गायब हो जाता है, और आगे का सीन दिखाया जाता है हमें, जहाँ पर हमारा हीरो थोड़े दिन आगे पहुँच चुका होता है और सारे इतिहास की चीज़ों के बारे में देख रहा होता है कि क्या क्या चीज़ें इतिहास में हुई हैं और क्या हो रही हैं। पर तभी वो इस प्रधानमंत्री जुगी को देखता है, जहाँ पर वो देखता है कि वो क्या कर रहे होते हैं, और तभी वो उनसे मिलने के लिए चला जाता है। वो बातचीत करता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो जुगी कहते हैं, बस मैं घूम रहा था, आपने जैसी जैसी बातें बोली थी कि आगे आने वाले फ्यूचर में क्या
क्या क्या होगा वो सब हो रहे हैं। पर गाइस तभी ये क्या, जो इंपीरियल पैलेस के राजा होते हैं उनके जो दो बेटे होते हैं ना, उनमें से जो बड़ा बेटा होता है वो हमारे हीरो को देख लेता है और कहता है अरे ये तो वही पर्सन है जिनसे मैं बचपन में मिला था, ये एकदम एग्जैक्ट सेम दिख रहे हैं, इनका हमें पीछा करना होगा, इनसे बातचीत करनी होगी। और तभी हमारा हीरो और जुगी एक रेस्टोरेंट में जाकर बातें करने लगते हैं। पर तभी कोई दौड़ते हुए आता है और ये पहले एम्परर के बेटे का नौकर रहता है और वो तुरंत कहता है आप लोग एक सेकंड मुझे दे सकते हैं। पर क्या, जैसे ही हमारा हीरो इस बंदे को देखता है वो दोनों ही वहां से गायब हो जाते हैं। और तभी दौड़ते हुए पहले प्रिंस भी आ रहे होते हैं और वो कहते हैं अरे तुमको वो दोनों मिले, वो कहाँ गए, वो सच में मिस्टीरियस पर्सन है यार, वो अचानक से ऐसे गायब कैसे हो सकते हैं, वो सच में कोई इमॉर्टल बंदे होंगे। और गाइस इसी के साथ हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर भरी रात में इस बड़े भाई का नौकर और ये जो बड़ा राजकुमार रहता है वो दोनों बात कर रहे होते हैं, जहां पर ये अब राजा बन चुका होता है और इसके बाप जो होते हैं वो बहुत ज्यादा ही बुढ़े हो चुके होते हैं। पर तभी वो लोग बात कर रहे होते हैं कि यहाँ जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है उसको बस एक ही बंदा अब रोक सकता था, वो जादूगर इमॉर्टल, पर वो पता नहीं कहाँ चला गया। अगर वो अब होता तो हम उससे जरूर मदद मांगते, वो सच में बहुत ज्यादा ही फैंटेसी वाले बंदे हैं, वो पता नहीं चाह कहाँ चले गए। पर गाइस तभी ये क्या, जैसे ही वो दोनों अपने पिताजी के कमरे में जाते हैं वहां पे उनके जो पिताजी होते हैं वो उछल कूद रहे होते हैं क्योंकि वो जिंदा हो चुके होते हैं, मरने से पहले उन्हें हमारे हीरो ने जिंदा कर दिया होता है, लाइफ स्पैन दे दिया होता है। और ये देखकर दोनों बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो रहे होते हैं। पर तभी ये राजा, जो पुराने राजा होते हैं, वो कहते हैं तुम दोनों बेटे स्वागत करो इन दोनों का, ये मेरे सेवियर हैं, ये महान इमॉर्टल है जो यहाँ पर आए हैं मेरी मदद करने के लिए, जल्दी से इनके कदमों में अपना सर नवाओ। और गाइस तुरंत ही हमारे हीरो और डायरेक्टर जुगी वहां पे आ जाते हैं और तभी ये दोनों प्रिंस अपने सर को नवाते हैं और कहते हैं इमॉर्टल आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हम न जाने कितनी सदियों से आपको ढूंढ रहे थे, आपका चेहरा बिल्कुल नहीं बदला है, आप तो अभी उतने ही जवान हो जितने पहले हुआ करते थे। तो इस पे हमारा हीरो कहता है अच्छा ठीक है बैठो, हम बैठ के बातें करते हैं। बड़े राजकुमार बैठ जाते हैं और तभी हमारा हीरो कहता है तो तुम लोग भी इमॉर्टल बनना चाहते हो मेरी तरह। तो इस पे बड़ा राजकुमार कहता है हाँ हम आपकी तरह इमॉर्टल बनना चाहते हैं, देखिए ना आप थोड़े से भी बूढ़े नहीं हुए हैं, आप सच में कोई जरूर ही इमॉर्टल होंगे, कोई देवता होंगे जो यहाँ पर आए हुए हैं, प्लीज हमें भी इमॉर्टैलिटी का राज बताइए, आखिर इसके पीछे का राज क्या है। तो इस पे हमारा हीरो कहता है जरूर मैं यहाँ पे इसीलिए तो आया हूँ अपने राज को बांटने के लिए इमॉर्टैलिटी के, पर एक शर्त है मेरी, जो इमॉर्टैलिटी का राज है ना वो कुछ ही बंदों को पता चलेगा, जिसमें से पहले बंदे मैंने चुन लिया है और वो है प्रधानमंत्री जुगी, और दूसरा बंदा जो होगा वो अभी तक चुना नहीं गया है। पर मैं बता दूं ये जो ट्रांजेक्शन है ना, जो मैं अपनी पावर को तुम्हें देता हूँ वो ऐसी वैसी पावर नहीं है और वो मैं ऐसे ही नहीं दे सकता हूँ, तुम्हारे अंदर जरूर कोई टैलेंट होना चाहिए, ऐसा कुछ जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही काम का हो। ऐसा कह सकते हो कि ये कोई लेन देन का काम नहीं है, बल्कि मैं तुमसे अपनी इमॉर्टैलिटी के लिए पेमेंट करवा रहा हूँ, तुम मेरे लिए काम करोगे और मेरे हमेशा के लिए सेवक बने रहोगे, तो बताओ क्या है तुम्हारे अंदर टैलेंट। ये सुनते ही दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और तभी वो कहते हैं आपने हमारे पिताजी के अंदर कुछ टैलेंट देखा होगा तभी उन्हें इटर्नल लाइफ दिया है, तो जरूर हम उनके बेटे, हम भी कुछ करके दिखाएंगे आपको। ये सुनते ही हमारा हीरो कहता है ठीक है मैं तुम्हारे एटीट्यूड को देखकर बहुत ज़्यादा ही खुश हुआ, पर मैं तुम्हें एक बात बता दूं, क्या तुम फ्यूचर को झेल पाओगे, वहां पे इतनी मैसी चीज़ें हैं कि तुम यकीन नहीं कर पाओगे, चलो देखते हैं तुम झेल पाते हो कि नहीं। वो तुरंत ही अपने पावर का इस्तेमाल करता है और इन दोनों की जो समय होती है उसे बढ़ाकर इन्हें फ्यूचर में भेज देता है। और जैसे जैसे ये सेकंड्स में ही पूरे मिलेनियम को देख लेते हैं, यानी पूरे आने वाले फ्यूचर को देख लेते हैं कि क्या क्या होने वाला है। और जैसे ही वो देखते हैं वो बहुत ज़्यादा ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं। दोनों भाई कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, लड़कियां इस पूरे देश में राज कर रही हैं, हर जगह पे विद्रोह है और ये क्या नई टेक्नोलॉजीज बन रही हैं, डेंसिटी ये खत्म हो चुकी है, कोई भी राजा राज नहीं कर रहा है बल्कि सरकारें राज कर रही हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। पर तभी ये सुनते ही जो प्रधानमंत्री जुगी होते हैं वो कहते हैं शांत हो जाओ, ये सब हो चुकी हैं, जो बीत चुका है वो अब नहीं बदला जा सकता है क्योंकि आने वाला वो फ्यूचर है। और तुम्हें बता दूं मैं, एक बार जिसका जन्म हुआ रहता है खत्म होना उसकी डेस्टिनी होती है, तो यही होगा, इस डेस्टिनी का भी खत्म होना तय है। ये सुनते ही दोनों भाई बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं, जिस पर जो छोटा भाई होता है वो कहता है कि ठीक है मैं अब फ्यूचर में नहीं जाना चाहता हूं, मैं इस डेस्टिनी के साथ ही जीऊंगा और यहीं पे तबाह हो जाऊंगा क्योंकि जहां मेरा दिल कहेगा मैं वही जाऊंगा। वहीं पर जो बड़ा भाई होता है वो कहता है नहीं सर, आप मुझे 300 साल का लाइफ दे दीजिए, इससे मैं साउथ में और नॉर्थ में जाऊंगा, वहां पे मैं ट्रैवल करूंगा और इस पूरे दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहता हूं मैं, मेरी यही एक इच्छा है। ये सुनते ही हमारा हीरो कहता है ठीक है मैं तुम्हारे इस कंडीशन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं, पर मेरी भी एक कंडीशन है,
तुम लोग मेरे लिए क्या कर सकते हो इसके बदले में? तुम एक काम कर सकते हो, क्या तुम मुझे यहाँ का जो करंट एम्परर है ली शामिन, क्या तुम उससे मुझे मिलवा सकते हो? सीन शिफ्ट होता है और हमें ली शामिन राजा दिखाया जाता है जो कि अपने सलाहकार नौकर से कह रहा होता है, क्या सच में उस इमॉर्टल आदमी ने मुझे बुलाया है? तो इस पर ये जो नौकर होता है वो कहता है, हाँ हाँ सर, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, वो अंदर ही बैठे हुए हैं। ये सुनते ही ये जो राजा होते हैं वो अंदर चले आते हैं। हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आराम से हमारा हीरो चाय पीते हुए कह रहा होता है, क्या चाय बनी है? पर गाइस तभी ये जो राजा होता है वो वहीं पे चुपचाप बैठा होता है, हमारे हीरो को बहुत ज्यादा ही आश्चर्यचकित होकर देख रहा होता है। और वहीं पर जो जनरल के दो लड़के होते हैं वो बात कर रहे होते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये जो राजा यहाँ पे आ चुके हैं उन्हें देखकर हमारा हीरो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं है, वो आराम से रिलैक्स है, चिल्ड है। आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो इस पे दूसरा भाई कहता है, तुम चिंता ना करो, ये खुद इमॉर्टल है, इमॉर्टल बंदों को इन छोटे मोटे राजाओं से क्या फर्क पड़ने वाला है? तुम्हें पता है ये सदियां जिए हुए हैं, तो इनके सामने एक राजा जो कि अभी ज्यादा बड़ा भी नहीं है उससे क्या ही फर्क पड़ेगा? और वहीं ये जो ली शिमिन होता है वो कहता है, आखिरकार मैं तुमसे मिल ही गया, तुम एग्जैक्ट वैसे ही लग रहे हो जैसे मैं तुमसे आज से 30 साल पहले मिला था जब मैं छोटा था, तुम एकदम बूढ़े नहीं हुए। तो इस पे हमारा हीरो कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, 30 साल हो गए, जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तो तुम तब भी बोलना सीख रहे थे, तुम्हें बोलना भी नहीं आता था, पर देखो अब तुम एक फाइन जेंटलमैन बन चुके हो और बड़े हो गए हो। ये सुनते ही ये जो राजा ली शिमिन होता है वो कहता है, बातों को घुमाइए फिराइए नहीं, आखिर आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है? और ये बोलते ही वो सोचता है, अरे ये लड़का इतना जवान क्यों दिख रहा है, क्या इसने सच में इटर्नल लाइफ का जो राज है वो पता कर लिया, इमॉर्टैलिटी इसने पाली है क्या? पर गाइस तभी ये क्या, हमारा हीरो कुछ ऐसा शॉकिंग बातें कहता है जिससे राजा बहुत ज्यादा ही आश्चर्यचकित हो जाता है। और हमारा हीरो कहता है, सुनिए राजा जी, आपको इस देश के पैसे उन शामन्स और उन मॉन्क्स पे नहीं खर्चा करने चाहिए क्योंकि वो आपका इलाज नहीं कर सकते हैं। ये सुनते ही ये राजा बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित होता है और उस बार में जितने लोग बैठे होते हैं उन सबको बाहर जाने का आदेश दे देता है और कहता है, मैंने ये बात किसी को नहीं बताई कि मैं बीमार हूं, आखिर तुम्हें कैसे पता चला ये बात? तो इस पे हमारा हीरो कहता है, मैं जब से इस सिटी में आया हूं बहुत सारे मॉन्क्स और बहुत सारे प्रीस्ट को घूमते हुए देख रहा हूं, शामन्स भी यहाँ पे हैं। तो गाइस ये लोग वो लोग होते हैं जो जीवन की प्रार्थनाएं करते हैं और भूत प्रेतों को बुलाकर आपको झाड़ फूक करके सही करते हैं, पर कोई भी बीमारी का इलाज इससे थोड़ी ना हो सकता है। और तभी हमारा हीरो कहता है कि देखिए मैंने इन सबको नोटिस किया है जिससे कि मुझे पता चल गया कि आपको एक गंभीर इलनेस हो गई है जो कि ठीक नहीं हो सकती, ऊपर से ये जो बीमारी है वो और ज्यादा ही खतरनाक हो गई है, अब आप शायद ही बच पाए। ये सुनते ही ये जो राजा होता है वो स्माइल करने लगता है और कहता है, मैं जो कि स्वर्ग का लड़का हूं, वो तुम्हारे द्वारा छानबीन किया गया, यानी तुमने मुझे पकड़ लिया, मेरे सारे राज को जान लिया, क्या तुच्छ बात है मेरे लिए, पर फिर भी मैं तुम्हें बता दूं, मैंने इन सब चीजें बस अपने औहदे के लिए किया, इस राजधानी के लिए किया, इस शहर इस देश के लिए किया। मैंने अपने पिताजी को मारा ताकि मैं राजा बन सकूं, पर उनकी अभी भी चीखें मेरे कानों में गूंजती हैं कि मैंने उन्हें क्यों मारा, वो डेली मुझे कोसते हैं, पर मैं क्या ही कर सकता हूं, राजा बनने के लिए मुझे ये सारी चीजें तो करनी ही थी, पर मैं बिल्कुल भी पछतावा नहीं करता हूं जो मैंने उनके साथ किया, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर वो लोग मरते नहीं तो फिर इस राजधानी का कभी कुछ भला हो पाता। और मैं जानता हूं कि मेरे पिताजी और मेरे जितने भी भाई हैं जिन्हें मैंने मारा है वो अभी भी नर्क के द्वार से मुझे देख रहे हैं, मुझे घूर रहे हैं और मेरे आने का इंतजार कर रहे हैं, पर फिर भी मैं बता दूं मैं हार नहीं मानने वाला। तो बताइए इमॉर्टल आदमी, क्या आपके पास कोई तरीका है जिससे आप मुझे इटर्नल लाइफ दे सकते हो या फिर मुझे एक इमॉर्टल बना सकते हो? ये सुनते ही गाइस हमारा हीरो अपने पावर का इस्तेमाल करता है और तुरंत ही इस राजा को टाइम स्ट्रीम में लेके जाता है जहां पे सारे समय चल रहे होते हैं। ये देखकर ये राजा बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है, आखिर ये क्या है, मैं कहां आ गया हूं? तो इस पे हमारा हीरो कहता है, ये समय रेखा है, यहीं पर सभी मौत होते हैं, सभी लोग जिंदा होते हैं और यही किसका मौत होगा और कौन जिएगा इसका डिसीजन लेता है। ये सुनते ही राजा कहता है, क्या यहाँ पे जिंदगी और मौत का डिसीजन लेता है? तो क्या सच में इमॉर्टैलिटी यहीं से पाई जा सकती है? तो मुझे इमॉर्टल बना दिए जल्दी से। तो इस पे हमारा हीरो कहता है, तुम्हें और इटर्नल लाइफ मैं ये देने के लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ। तो ये सुनते ही ये जो राजा होता है वो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है, अरे आप ये क्या कह रहे हैं, आप तो मुझे इसीलिए ना चुन रहे थे कि आप मुझे इटर्नल लाइफ दे सकें और मुझे अपने साथ ले जा सकें। तो इस पे हमारा हीरो कहता है, तुम्हारा सोचना तो ठीक था, पर मैं कुछ सोचा हूं, तुम्हें मैं 10 साल देता हूं, 10 साल की लाइफ स्पैन में तुम अच्छे एम्परर बनो और जितने भी तुम्हारे दुश्मन हैं उनका काम तमाम कर दो और अपनी जिंदगी को अच्छे से जियो और बहुत ग्रेट काम करो, तभी तुम मेरे लायक बन पाओगे और अच्छे दिमाग को पा पाओगे और तभी मैं तुम्हें सोचूंगा कि इटर्नल लाइफ देना है कि नहीं देना है और तुम्हें भी पता चल जाएगा तब तक कि तुम्हें इटर्नल लाइफ जीना है कि नहीं जीना है, क्योंकि सब लोग इसे नहीं जी पाता है। तो चलो मैं तुम्हें 10 साल की लाइफ दे देता हूं। और गाइस इसी के साथ हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमारा हीरो ने बहुत सारे लोगों को रिक्रूट कर लिया होता है, जिसमें एक जनरल भी होता है और चांसलर्स भी होते हैं और बहुत सारे मिलिट्री जनरल भी होते हैं। पर तभी हमारा हीरो ये जो राजा होता है, एम्परर होता है, उसको लाइफ स्पैन नहीं देता है, क्योंकि राजा जो था वो हमारे हीरो के टैलेंट के
रूप में नहीं खड़ा हो पाया और इसी का यहीं से काम तमाम हो जाता है। और तभी हमें बहुत सारे लोग दिखाए जाते हैं जो कि कह रहे होते हैं अरे मिस्टर लू कहाँ है। तो इस पे जो मंत्री जुगी होते हैं वो कहते हैं वो आ ही रहे होंगे, क्योंकि वो बहुत सारे टैलेंट्स को रिक्रूट करने गए हैं और बहुत सारे लोगों को जिंदा करने भी गए हैं। तो जिंदा होने के बाद बहुत सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए होंगे, हमारे सर को एक्सप्लेन भी तो करना होगा उन लोगों को। और गाइस इसी के साथ वहां पर रोशनी चमकती है और एक चांसलर वहां पे आ जाता है जो कि अभी सू डायनेस्टी में होता है, पर ये सू डायनेस्टी जल्दी ही खत्म होने वाली होती है और टैंग डायनेस्टी आने वाली होती है। उसी का ये चांसलर बनने वाला होता है, पर इसका समय ओवर हो चुका होता है और हमारे हीरो ने इसे एटर्नल लाइफ देने का प्रॉमिस कर दिया होता है। इसी के साथ ये यहाँ पे आके आश्चर्यचकित हो जाता है कि हम लोग कहाँ आ गए। पर गाइस तभी ये सब बैठ के बातें करते हैं कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या सच में हम लोग एटर्नल लाइफ जी सकते हैं। पर वहीं हमारा हीरो आ जाता है और कहता है आप सभी का स्वागत है हमारे इस क्लब में, तो चलिए मीटिंग को शुरू करते हैं। और गाइस इसी के साथ मीटिंग स्टार्ट हो जाती है, जहां पर ये जो चांसलर होता है वो हमारे हीरो से कहता है कि क्या हुआ, राजा जी के पास भी तो आप गए थे ना, क्या उनको आपने लाइफ स्पैन नहीं दी। तो इस पर हमारा हीरो कहता है देखो इस दुनिया में बहुत सारे राजा हो सकते हैं पर इमॉर्टल सिर्फ मैं हूं, मैं ही सबको इटर्नल लाइफ ग्रांट कर सकता हूं और मेरे सामने वो राजा एक मॉर्टल के अलावा कुछ नहीं था। तो चलो ठीक है, आज से हम एक नया क्लब बनाने वाले हैं जिसका नाम होगा क्वीन शैंग हर्मिट क्लब। ये सुनते ही बहुत सारे चांसलर कहने लगते हैं अरे वाह हर्मिट, मैं तो एक हिडन हर्मिट बनूंगा जो इस पूरे दुनिया में घूमेगा और बहुत सारी चीजों को डिस्कवर करेगा। तो इस पे हमारा हीरो कहता है आपके पास 1000 साल है, आप लोग को यहाँ पे बैठ के अपना समय गुजारना नहीं है बल्कि इस पूरी दुनिया में ट्रैवल करना है और बहुत सारे टैलेंट्स को रिक्रूट करना है और बहुत सारी नई नई चीजों की खोज करनी है। आप लोग आराम बिल्कुल नहीं कर सकते हो और मैंने आपको 1000 साल की लाइफ स्पैन दे दी है। ये सुनते चांसलर कहता है पर सर ये 1000 लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा नहीं है, हम बहुत ज़्यादा ही बोर हो जाएंगे, इतने दिन तक हम क्या करेंगे। तो इस पर हमारा हीरो कहता है आप सभी के पास टास्क है, ऐसा ही नहीं मैं छोड़ रहा हूँ आपको, मैं हर 100 साल में आपके पास एक बंदा भेजूंगा जिसको आपको रिक्रूट करके सारी बातें समझानी होंगी और जब आप उसे रिक्रूट करेंगे ना तो मैं आपकी लाइफ स्पैन को भी बढ़ा दूंगा और उसे इतना बना दूंगा जितने में आप मेरे टाइमलाइन में पहुंच पाएं। और याद रखिए मेरे पास इतना समय नहीं है इसलिए मैं अब जाता हूं। ये सुनते ही चांसलर कहते हैं क्या आप सच में जा रहे हैं सर। तो इस पर हमारा हीरो कहता है हाँ मुझे और भी टैलेंट, बहुत सारे टैलेंट को यूरोप से भी कलेक्ट करना है और यूरोप में जाने के लिए समय लगता है, आप लोग के लिए 1000 साल होगा पर मेरे लिए पल भर का समय है। और गाइस इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें यूरोप एम्पायर दिखाया जाता है जहां पर हमारा हीरो एक कमरे के अंदर होता है और वो उस फैशन के कपड़े पहन के कह रहा होता है एक क्वीन डायनेस्टी से तुरंत यूरोप में आना ऐसा लग रहा है जैसे मैं ट्रांसमिग्रेट हो गया हूं दूसरे वर्ल्ड में। पर गाइस तभी ये क्या, हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है अरे लू हमने उस लड़की को खोज लिया कि उसे पेंट कैसे करना है, अब मैं उसे पेंट कर सकता हूं। तो इस पे हमारा हीरो कहता है तुमने उस लड़की का पीछा नहीं छोड़ा, तुम उसे पेंट करके ही रहोगे। तो इस पे गाइस हमें दिखाया जाता है लियोनार्डो दी विंची जो कि गाइस ग्रेट महान इस सदी का पेंटर होता है। तो गाइस आपने अगर लियोनार्डो दी विंची को नहीं जाना तो फिर कुछ नहीं जाना। और तभी लियोनार्डो दी विंची कहते हैं अरे लू मेरे दोस्त तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मैं उस लड़की को देख पाया और अब मैं पागल हो चुका हूं उसकी पेंटिंग बनाने के लिए, मैं उसे बनाकर रहूंगा। मैं जानता हूं जैसे ही मैं वो पेंटिंग बनाऊंगा ना वो पेंटिंग बहुत ज़्यादा ही मशहूर होने वाली है, मेरा दिल ऐसा कह रहा है। तो इस पे हमारा हीरो कहता है तुम जैसे ही टैलेंट की मुझे ज़रूरत है और तुम्हारे टैलेंट की मैं रिस्पेक्ट करता हूं, तो बताओ कैसा होगा अगर मैं तुम्हें एटर्नल लाइफ ग्रांट कर दूं। तो इस पर लियोनार्डो कहता है एटर्नल लाइफ ऐसा नहीं हो सकता है, तुम जानते हो मैं जिस सदी में जीता हूं ना मैं उसी सदी में काम करता हूं, मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद है और जब मैं पेंटिंग करता हूं तो मैं नेक्स्ट पेंटिंग के बारे में नहीं सोचता बल्कि उसे परफेक्ट करने के बारे में सोचता हूं, इसलिए मैं महान पेंटर हूं। और तुम्हें पता है अगर मैं बहुत सारी जिंदगियां जीता रहा तो हर दिन बस उठना होगा, खाना होगा, पीना होगा, फिर से पेंटिंग होगी और मैं ये होते हुए नहीं देख सकता हूं, इसलिए मुझे माफ करना, मैं इटर्नल लाइफ के लिए नहीं बना हुआ हूं, मैं बस अपने पूरे दुनिया को अपने फिंगर टिप पे रखना चाहता हूं। जब मैं पेंटिंग करता हूं ना तो ऐसा लगता है ये पूरा ब्रह्मांड मेरे हाथों पे है, इसीलिए मैं इटर्नल लाइफ की इच्छा नहीं करता हूं। ये सुनते ही हमारा हीरो कहता है ठीक है अगर तुम इटर्नल लाइफ के बारे में ऐसा ही सोचते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें इटर्नल लाइफ ग्रांट नहीं करूंगा, पर याद रखना लियोनार्डो मैं तुमसे कुछ सदी बाद मिलूंगा और तब देखता हूं तुम्हारा थॉट क्या होगा। और गाइस इसी के साथ हमारा हीरो वहां से जाने लगता है और कहता है फिर मिलते हैं। तो इस पे लियोनार्डो कहता है क्या तुम सच में जा रहे हो। तो इस पे हमारा हीरो कहता है हाँ मैं जा रहा हूं, तुमसे मैं बस थोड़ी देर में ही मिलता हूं। और गाइस इस पे ये लियोनार्डो अपने भाषा में कहते हैं गुड बाय मेरे फ्रेंड। सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ सदियों बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर लियोनार्डो अपने पेंटिंग को कंप्लीट कर चुका होता है और वहीं पे हमारा हीरो अपीयर हो जाता है अपने हाथों में कुछ गिफ्ट्स लेकर और फिर कहता है मुझे माफ कर देना मेरे फ्रेंड, मैं ना क्वीन डेंसिटी में गया था, वहां पे मेरे को बहुत सारे फ्रेंड्स को रिक्रूट करना था, नए नए टैलेंट्स को लेना था, इसलिए मुझे लेट हो गई आने में, मुझे माफ कर देना। तो तुमने अपनी पेंटिंग कंप्लीट कर ली है,
दिखाओ मुझे लू ग्रैंडो। और गाइस इसी के साथ ये जो लू ग्रैंडो पेंटिंग होती है वो इस एम्पायर की सबसे महान पेंटिंग होती है, जिसे कुछ राजा जी ने खोला था और सम्मानित किया था, पर उस समय तक ये जिंदा नहीं थे। फिर तभी हमारा हीरो कहता है तुम्हें पता है तुम्हें राजा जी ने खुद सम्मानित किया था, पर तुम्हारे मरने के बाद इस पेंटिंग को सबसे महान पुरस्कार मिला था। तो बताओ क्या तुम ये सब देखना नहीं चाहते हो? क्या तुम्हें अभी भी एटर्नल लाइफ नहीं चाहिए? तो इस पे लियोनार्डो कहता है नहीं, मैं ऐसे ही खुश हूं। मैं जानता हूं कि मैं बहुत सारी चीजें कर सकता हूं, पर फिर भी यार एटर्नल लाइफ मेरे लायक नहीं है। मैं आज में जीना चाहता हूं और मैं सिंगल पीस पेंटिंग को ही महान बनते हुए देखना चाहता हूं। ऐसी पेंटिंग्स मैं बार बार नहीं करूंगा। तो इस पे हमारा हीरो कहता है तुम्हें यह नहीं जानना कि तुम्हारे पास लाइफ स्पैन कितनी बची हुई है अभी जीने के लिए? तो इस पे लियोनार्डो कहता है नहीं, मैं ये भी नहीं जानना चाहता। अगर मैंने इसे जान लिया तो मेरी जिंदगी नर्क बन जाएगी यार, मैं डेली इसी के बारे में सोचूंगा। और गाइस हमारा हीरो इस पे थोड़ा सैड होता है। वो कहता है ठीक है मैं तुम्हें एटर्नल लाइफ नहीं देता हूं। सीन शिफ्ट होता है और हमें 1516 ईस्वी दिखाई जाती है, जहां पर पूरे 100 साल बीत चुके होते हैं और जो लियोनार्डो होते हैं वो पूरे बूढ़े हो चुके होते हैं, बेड पे बैठे होते हैं। और वहीं हमारा हीरो सामने बैठा होता है और कहता है क्या तुम्हें अब भी एटर्नल लाइफ नहीं चाहिए लियोनार्डो? सोच लो अभी भी देर नहीं हुई है, तुम्हें बचाया जा सकता है। तो इस पे लियोनार्डो कहता है नहीं, तुम्हें पता है मैं मर रहा हूं और मुझे इस बात की खुशी है। मेरे पास कम से कम सूरज को देखने के लिए 1 महीने तो है और मैं सनसेट में ही मरना चाहता हूं। और मेरे बगल में मेरा दोस्त है और मैं अपने दोस्त को देखते हुए मरूंगा। इससे अच्छी किस्मत की बात क्या हो सकती है? पर तुम जानते हो मैं अब भी जानना चाहता हूं कि मेरी जो पेंटिंग है उसके साथ इन फ्यूचर में क्या होगा। मुझे जानना था पर फिर भी छोड़ो, जाने दो। मैं अब इसकी इच्छा भी नहीं रखता हूं मेरे दोस्त, मैं अब और नहीं जीना चाहता हूं। इस पे हमारा हीरो थोड़ा सैड हो जाता है और कहता है ठीक है मेरे अच्छे दोस्त, गुड बाय, मैं तुम्हें एटर्नल लाइफ नहीं दूंगा। तो गाइस ये होती है एक महान थॉट, जो कि बंदा अपने लाइफ को ही जीना चाहता है पर फिर भी उसने अपनी लाइफ में एटर्नल लाइफ को नहीं पाया। सीन शिफ्ट होता है और हमें 1580 का सीन दिखाया जाता है, जहां पर पीसा में यानी इटली के पीसा में एक बंदा होता है जो कि एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। और जो बाहर के लोग होते हैं वो कहते हैं अरे ये बंदा पागल हो गया है क्या? ये भगवान के बनाए नियमों को तोड़ना चाहता है और उन्हें गलत बता रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान इस पे जरूर बिजली गिराएंगे। पर गाइस तभी हमें अंदर दिखाए जाते हैं जो कि 2 मेटल्स के बॉल को अपने हाथों में लेकर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं ये सब क्यों नहीं हो रहा है, आखिर मैं गलत कैसे हो सकता हूं? तो वहीं हमारा पीछे हीरो आ जाता है और कहता है अरे गैलीलियो, ऐसा नहीं हो सकता है, तुम हार जाओगे। आज से बहुत साल बाद तुम्हारे ये जो एक्सपेरिमेंट है वो काम तो करेगा पर तब तक तुम जिंदा नहीं रहोगे। ये सुनते ही गैलीलियो कहता है अरे मेरे दोस्त मिस्टर लू, तुम यहाँ आ गए। और गाइस ये गैलीलियो होते हैं जो कि पीसा में इटली के एक महान वैज्ञानिक थे, जिन्होंने धर्म को लेकर बहुत सारी चीजें बताई थी और गलत ठहराया था इनके जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट थे। और जो गणितीय ज्ञान था इनका ये बहुत ज्यादा ही महान था। इन्होंने बल, दाब, वेग, पता नहीं कितने ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए हैं। इसी के साथ गैलीलियो अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं और कहते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, आज देखिए मैं इन 2 बॉल से ये प्रूफ कर दूंगा कि जो ग्रेविटी होती है वो भगवान से कोई लेना देना नहीं रखती है और जो उनके मास होते हैं वो भी ग्रेविटी से कोई लेना देना नहीं रखते हैं। वो दोनों अलग चीजें होती हैं और वो दोनों बॉल्स को, एक हल्की और एक भारी को जमीन पे एक ही टाइम पे गिरा देता है, जिससे दोनों ही तो गिरती तो है पर जो हल्की वाली होती है वो स्लोली गिरती है और जो भारी वाली होती है वो ज्यादा तेजी में गिरती है। और ये एक्सपेरिमेंट देखकर वहां के जितने लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं और तालियां बजाते हुए कहते हैं अरे आप तो बिल्कुल सही थे, आपने कमाल कर दिया, ये जो एक्सपेरिमेंट था वो बहुत ज्यादा ही कमाल का था। पर गाइस तभी गैलीलियो कहते हैं देखा मेरे फ्रेंड लू, देखा मैंने कर दिखाया। पर गाइस तभी वो पीछे देखते हैं तो हमारा हीरो वहां पे नहीं होता है और वो कहते हैं अरे कहां गया मिस्टर लू, तुम कहां गए? पर गाइस तभी एक बंदा आता है और वो एक लेटर हमारे इस गैलीलियो को देता है और कहता है आपको पता है वो सेल्समैन जो कि ईस्ट से आया हुआ था उसने आपके लिए एक लेटर छोड़ा हुआ है। और गाइस इस लेटर में जब ये गैलीलियो इस लेटर को खोलता है तो उसका दिमाग फट जाता है, क्योंकि इस लेटर में सारी चीजें लिखी होती हैं, जिसमें उसका जन्म, गैलीलियो का जन्म, इसने क्या क्या किया और इसे कैसे अंत में इसकी कहानी खत्म हुई, यानी ये कैसे मरा, आखिर इसकी आंखों की रोशनी कैसे गई, ये सारी चीजें लिखी होती हैं कि कब कब ये चीज होगा। ये पढ़ते ही ये जो गैलीलियो होता है वो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैं मान नहीं सकता हूं, अगर मैं वेटिकन से लड़ाई करूंगा तो मैं मारा जाऊंगा, क्या मैं उनसे लड़ाई ना करूं? पर ये मिस्टर लू है कौन, इन्हें ये सारी चीजें कैसे पता है, क्या ये कोई धमकी है? पर ये इतनी एक्यूरेट कैसे हो सकती है, ये तो मेरे पूरी लाइफ के बारे में सब कुछ बता दिया है इसने, ऐसा कैसे हो सकता है? और गाइस यहाँ पर हमारे हीरो ने इस गैलीलियो को बताया नहीं होता कि वो एक ट्रांजैक्शन बीइंग है, यानी वो टाइम को कंट्रोल कर सकता है और एटर्नल लाइफ दे सकता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें वहीं थोड़ी दूर का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक जो जनरल होता है ईस्ट का, वो हमारे हीरो से कह रहा होता है सर आपने उस गैलीलियो को अपने अंडर में क्यों नहीं लिया? तो इस पे हमारा हीरो कहता है
है। तुम जानते हो कुछ लोगों को अपने वक्त में सारी चीज़ें कंप्लीट कर देनी चाहिए, तभी वो हमारे एटर्नल क्लब में ज्वाइन हो सकते हैं। और गैलीलियो ने अभी तक बहुत सारे ऐसे आविष्कार हैं जो उसने नहीं किए हैं, इसलिए हम उसे यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे। और जो फ्यूचर में आने वाली हमारी जो क्वींसंग ऑफ हर्मिट नाम की ये जो ग्रुप है वो हमारे एटर्नल क्लब का बेस बनेगी और आगे चल के एटर्नल क्लब को और ज़्यादा विकसित करेगी। पर उसके लिए हमें ये गैलीलियो की भी ज़रूरत है और इसके लिए ये हमारा पहला टारगेट बनेगा जिसको हम एब्जॉर्व करेंगे, यानी इसकी सारी घटनाओं को होते हुए देखेंगे और फिर लास्ट में जाकर इसे हम ये एटर्नल लाइफ ऑफर करेंगे अगर इसने कुछ कमाल का चीज़ कर दिखाया तो। इसी के साथ हमारा हीरो समय में फिर से ट्रैवल करने लगता है और वो कह रहा होता है कि मैं हिस्ट्री में बहुत पीछे आ चुका हूँ और मैं कम से कम 1500 साल तक यहाँ पे ट्रैवल कर चुका हूँ। मैं पास्ट में फ्यूचर में बार बार आता जाता रहता हूँ और बहुत सारे टैलेंट्स को रिक्रूट कर चुका हूँ। लगभग मेरे को यहाँ पर 1500 साल हो चुके होंगे, पर मैं जहाँ पर पैदा हुआ हूँ मॉडर्न एरा में, वहाँ पर बस मैं 29 साल ही जिया हूँ। तो इससे क्या साबित होता है? क्या मैं एंशिएंट व्यक्ति बन चुका हूँ जो कि पुराने हिस्ट्री में रहता है, या फिर मॉडर्न व्यक्ति बन चुका हूँ? मैं बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूज़ हो गया हूँ। पर जवाब जो भी हो, एक बात तो सच है कि इस पूरे वर्ल्ड में, इस पूरे कायनात में सिर्फ एक ही बंदा है जो टाइम रिवर में क्रॉस कर सकता है, वहां पे ट्रैवल कर सकता है, और वो इकलौता बंदा मैं हूं। हमारा हीरो समय में ट्रैवल करने के साथ ही उस जगह पे पहुंच जाता है जहां पे उसे जाना होता है और वो वहां पर अपीयर होते ही कहता है, हेलो मैं वापस आ गया। तो गाइज ये क्विंसन हर्मिट ग्रुप होता है जो हमारे हीरो ने एटर्नल क्लब के बाद बनाया होता है। और वहीं पर ये जो जुगी होते हैं वो कहते हैं आपके लिए ये 5 मिनट का खेल होगा, पर हमारे लिए तो सदियां बीत गई मिस्टर लू। और गाइस तभी हमारा हीरो इन सभी को देख के सोच रहा होता है कि देखो तो ये कितना एंटरटेनिंग बात है कि ब्रह्मांड के जितने भी टैलेंटेड लोग हैं हिस्ट्री के, वो मेरे साथ आज एटर्नल क्लब में मिलकर एटर्नल क्लब को ग्रो करने के लिए और तरक्की करने के लिए मेरे साथ काम कर रहे हैं। ये कितनी कमाल की बात है। फिर तभी हमारा हीरो कहता है कि मैंने आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट मैटर के लिए बुलाया हुआ है, और वो मैटर ये है कि मैं आप सबको चाहता हूँ कि आप लोग सबको कम दिखाई दें, यानी बाहर आना जाना कम करें, और जो लोग हैं इंपॉर्टेंट पर्सन है इस पूरे हिस्ट्री के, उनसे मिलना जुलना कम कर दें ताकि आपको कोई भी देख ना पाए या फिर आपका कोई पीछा ना कर पाए। इससे जो टाइमलाइन है वो बिगड़े ना, क्योंकि आपकी एक भी गलती से ये पूरी की पूरी टाइमलाइन बर्बाद हो सकती है और न जाने फ्यूचर में क्या क्या चेंजेस आ जाएं। ये सुनते ही जो हर्मिट के लोग होते हैं वो एक दूसरे को देखने लगते हैं। पर तभी हमारा हीरो कहता है मैंने आप सबको पहले ही बताया ही था कि जो एटर्नल क्लब है वो मेरा है, मैं उसका मालिक हूं। पर आपको पता है आपको मैंने टैलेंटेड रिक्रूट किया हुआ है हिस्ट्री से, और आपका कोई भी उठाया हुआ कदम इस पूरे इतिहास को बदल सकता है, क्योंकि आप मेरे सबऑर्डिनेट हो, मैं टाइमलाइन पे कंट्रोल करता हूं, तो आप भी मेरे से ही जुड़े हुए हो। ये जो क्विंसन हर्मिट क्लब है ना वो भी मेरे से ही जुड़ा हुआ है। आपको पता है इतिहास में जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी चीज़ें नहीं हुई हैं, वो सब होना जरूरी है, क्योंकि अगर वो सब नहीं हुआ तो फिर टाइमलाइन बदल सकती है। आपके उठाए गए कोई भी कदम इस पूरे इतिहास को चेंज कर सकते हैं। इसीलिए मैंने एक आइडिया सोचा है और मैं आपको मिशन दे रहा हूं एक। आज से आप लोग इस टाइमलाइन के गार्डियन के नाम से जाने जाओगे। पर आपके गार्डियन बनने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, हिस्ट्री के हिसाब से आप सभी मर चुके हो, इसीलिए अगर मैं आपको गार्डियन बनाता हूं इस टाइमलाइन का, तो आप अगर कुछ चीजें बदलती हैं तो सिर्फ उसे देख सकते हो, उसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकते। अगर आपने दखल अंदाजी करने की कोशिश की तो ये टाइमलाइन बहुत बुरी तरह से टूट जाएगी। पर आप सब पहले ही इस टाइमलाइन में हस्तक्षेप कर चुके हो, इसलिए अब कुछ भी चेंज नहीं हो सकता है। पर हम फिर भी इतिहास में जो मेजर चेंजेस हैं उसे रोक सकते हैं, वो भी अपने एक्शन के हिसाब से। मैं जो जो जगह पे आपको कहूँगा वहाँ वहाँ आपको जाकर चीज़ों को सही करना होगा, और जो भी चीज़ें चेंज हुई हैं आप लोग की वजह से, मेरी वजह से, उसे आपको प्रोटेक्ट करना होगा। और इसके लिए मैं आपको अपनी अथॉरिटी देता हूँ, आपको अपनी पावर शेयरिंग करता हूँ, जिससे कि आपके पास भी पावर आ जाएगी टाइमलाइन में ट्रैवल करने की, और फिर आप उन सारे गलतियों को सुधार सकते हो। जैसे कि उदाहरण के लिए देख लीजिए, अगर कोई इतिहास से बंदा गायब हो जाता है या फिर किसी इतिहासिकारी बंदे की डेथ हो जाती है अनचाहे तरीके से, जिसका वहां पे नहीं होना चाहिए था वो चीज, इससे हिस्ट्री जो है पूरी तरह से चेंज हो सकती है। इसलिए मैं आप सबको गार्डियन बनाकर वहां पे भेजूंगा, और आपके जो जिम्मे काम है वो ये है कि आप वहां पे जाओगे और जो पर्सन अगर कुछ डेथ हो गया है या फिर वो मिसिंग है तो उसकी जगह आपको किसी और पर्सन को रखना होगा और वो सारे काम उससे करवाने
होंगे ताकि हिस्ट्री चेंज होने से बच जाए। और हमारा पहला टारगेट होगा गैलीलियो, जिसे कि फादर ऑफ मॉडर्न साइंस कहा जाता है, उसे वो बनने दीजिए। जब तक वो ये नहीं बन जाता है हम कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और मैंने टाइमलाइन को थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसे उसकी डेथ की समय और आगे फ्यूचर में जो जो चीज़ें होने वाली हैं वो सब बता डाली हैं, ताकि वो खुद कोई ना कोई डिसीजन ले जिससे कि टाइमलाइन पे इफेक्ट पड़े। और मैं देखना चाहता हूं कि इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या रिजल्ट मिलता है। तो चलिए उसे ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे वो आगे की चीज़ें हैंडल करेगा। उसे अपने मौत का दिन पता है, उसे अपने मौत की वजह पता है, तो क्या वो अपने मौत को चेंज करने की कोशिश करेगा या फिर उन सबको पहले ही वो मार देगा। देखने में यही इंटरेस्टिंग होगा। पर गाइस तभी हर्मिट के लोग कहते हैं कि आप क्या चाहते हैं कि हम लोग क्या करें इसमें। तो इस पे हमारा हीरो कहता है मैं आप लोग से सिर्फ एक चीज करवाना चाहता हूं, हमें बस ये ऑब्जर्व करना है कि जो वेटिकन के लोग हैं जो कि भगवान को पूजा करते हैं, क्रिश्चियनीज हैं, उन सब पे ये ध्यान रखना है कि जो वेटिकन्स के लोग हैं वो गैलीलियो के साथ कुछ ज्यादा बुरा बिहेवियर ना करें या फिर उसे कड़ी पनिशमेंट ना दें या फिर मारने की कोशिश ना करें। तो गाइस गैलीलियो का जो आंख का रोशनी होता है वो जा चुका होता है, पर उससे पहले वेटिकन्स ने उसे कई बार हंट करने की कोशिश की थी, उसके भगवान के जो रूल बनाए होते हैं उन्हें तोड़ने के लिए। सीन शिफ्ट होता है और हमें 1610 ईस्वी दिखाई जाती है, जहां पर गैलीलियो अपने रिसर्च को कर रहा होता है और वो फाइनली एक कंक्लूजन पे पहुंचता है और कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा है, जैसा कि उस चिट्ठी में लिखी हुई थी मून का जो शेप है वो बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा हम सोचा करते थे। तो गाइस पहले जमाने के लोग जो होते थे वो ये सोचते थे कि जो चांद है वो सेलेस्टियल बीइंग ने, जो गॉड है, उन्होंने एकदम गोल बनाया हुआ है गेंद की तरह, उस पे ना पत्थर है ना पहाड़ है, पर चीजें इससे एकदम अपोजिट हुआ करती थी। और यही लेटर जो हमारे हीरो ने इसे छोड़ा होता है वही वो पढ़ रहा होता है, जिसमें मून के सरफेस के बारे में लिखा होता है जो इस चिट्ठी में लिखी होती है। गैलीलियो ने भी वही रिसर्च किया होता है कि जो सरफेस है मून का वो बहुत ज्यादा पहाड़, चट्टानों और गड्ढों से भरा हुआ है, वो गोल एकदम नहीं है और एकदम समतल नहीं है, उस पे बहुत सारे पहाड़ भी हैं, पर पृथ्वी से वो पहाड़ अलग हैं, वो ज्यादा बड़े बड़े हैं और उनका जो क्षेत्रफल है वो और ज्यादा अधिक है। पर ऐसा कैसे हो सकता है, ये लेटर मुझे उस आदमी मिस्टर लू ने दिया था, क्या मिस्टर लू खुद चांद पे जाके आ चुका है? पर ये काम तो सिर्फ गॉड कर सकते हैं, क्या वो गॉड खुद है? मुझे यकीन नहीं होता है, पर फिर भी मैं अपने रिसर्च को इस तरह छोड़ नहीं सकता हूँ, मुझे और ज्यादा रिसर्च करना होगा और पता लगाना होगा कि आखिर क्या क्या होने वाला है। मुझे मेरी मौत का दिन पता है, पर इसकी वजह से मैं सैड नहीं हो सकता हूँ, मुझे और ज्यादा मेहनत करनी होगी और जितने रिसर्च मैं कर सकता हूँ नए नए वो करना होगा। मुझे डर नहीं लगता है कि कौन मुझे मारने वाला है या मुझे कोई सजा देगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से मतलब है। और मैं खुद से वादा करता हूं कि जो भी मैंने रिसर्च किया होगा वो रिसर्च पूरी दुनिया के साथ मैं शेयर करूंगा और उन सबको जागरूक करूंगा जो अभी भी भुलक्कड़ी में जीते हैं। फिर तभी ऑथर कह रहा होता है कि गैलीलियो अपनी किस्मत को आगे बढ़ाता है और उसने अपनी किस्मत में जो जो उसके साथ हुआ होता है वो सब करता है। वो एस्ट्रोलॉजी, एनोलॉजी और बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्च में कामयाब हो जाता है। उसने बहुत सारे रिसर्च किए होते हैं और हमें गैलीलियो दिखाए जाते हैं जो कि बुक सेल्फ से एक बुक उतार रहे होते हैं, पर तभी वो ज़्यादा ऊंचा होता है और वो देखकर वो कहते हैं अरे यार ये बुक सेल्फ इतनी ज़्यादा ऊंची क्यों होती जा रही है दिन पर दिन। और फिर तभी ऑथर भी कहते हैं कि गैलीलियो ने जितने भी अपने टेलीस्कोप से एस्ट्रोलॉजी के बारे में पढ़ा है और जितने भी नक्षत्रों के बारे में उसने जानकारी पाई है, ब्रह्मांड के बारे में जो भी वो जानता है, उस सबको उसने अपने एक बुक सिडरस निंसियस में लिख दिया है। तो गाइस अगर आप सिडरस निंसियस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो आप गूगल कर सकते हैं या फिर उसे बाय भी कर सकते हैं। 13 मार्च 1610 को इस बुक को रिपब्लिक ऑफ वेनिस के शहर में रिलीज कर दिया गया, जो कि बहुत बड़ा ह्यूज, बहुत तबाही ला दी, यानी बहुत सारे सुर्खियों में आ गई ये बुक और बहुत नाम कमाया इस गैलीलियो ने। पर नाम के साथ साथ बहुत सारे लोगों को इस जेलस भी होने लगा और वो थे वेटिकन के लोग। तो गाइस वेटिकन मतलब आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, जो पोप लोग होते हैं वो एक प्रकार से एक धर्म के अनुयायी होते हैं जो कि ग्रुप में मिलकर काम करते हैं और उनका जो लीडर होता है उसे पोप कहा जाता है। इसी के साथ हमें 1613 का सीन दिखाया जाता है जहां पर लाइब्रेरी के अंदर बच्चे बात कर रहे होते हैं। सूरज जो है उसके इर्द गिर्द जो अर्थ है वो घूमता रहता है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है क्या सच में ऐसा हो सकता है, पर फिर भी मैं जब अपना टेलीस्कोप खरीद लूंगा ना तो मैं खुद देखूंगा पृथ्वी को सूरज की अर्ध गिर्द घूमते हुए। चलो ठीक है, ये जो गैलीलियो है ना वो ऐसा लगता है कि कोलंबस है पूरे के पूरे ब्रह्मांड के। तो गैस कोलंबस वो थे जो बहुत सारे शहरों का खोज करते थे, बहुत सारे देश को खोज करते थे और उसी को यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो ब्रह्मांड की कोलंबस हैं। पर वहीं ये जो लोरी टेरी होते हैं जो कि पोप के अनुयायी होते हैं वो ये बात सुन लेते हैं और सोचते हैं नहीं ये भगवान की तरफ गद्दारी है, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं इस गद्दार को छोड़ूंगा नहीं। गैलीलियो बस तुम्हारा बस बहुत हो गया, अब मैं पोप को जाकर इसकी खबर दूंगा और उस गैलीलियो को सजा दिलवा कर रहूंगा। इसी के साथ वेटिकन के बहुत सारे लोग वहां पे आ जाते हैं और गैलीलियो
गैलीलियो को घेर के कहते हैं बस ये तुम्हारी फाइनल वार्निंग है, मैं तुम्हें बता दे रहा हूं, अगर तुमने इसी प्रकार के फॉल्स रूमर्स फैलाने स्टार्ट नहीं किए, बंद नहीं किए, तो याद रखना तुम्हारा जो वेनिस के गोट है ना, वहां के जो तुम मैथमेटिशियन कहे जाते हो सबसे ज्यादा, वो भी ओहदा तुम्हें बचा नहीं पाएगा। तो इस पे गैलीलियो कहता है मैं समझ गया आपकी बात, पर एक बात बताइए, क्या आप सच में मेरे टेलीस्कोप से ब्रह्मांड को नहीं देखना चाहते? क्या आपका मन नहीं होता? तो इस पे ये लोग बहुत ज्यादा ही गुस्सा जाते हैं और वहां से जाने लगते हैं और कहते हैं बुढ़े तू सठिया गया है क्या, तू जिद्दीपना छोड़ दे अपना और हमारी बात मान ले। और वहीं हमारा ये जो गैलीलियो होते हैं वो बाय बाय कह रहे होते हैं इन लोग को। और तभी गैलीलियो अपने स्टूडेंट से कहते हैं कि अरे मारियो चलो जल्दी से इस काइट चार्ट को निकालो, हमें बहुत सारे गैलेक्सी के बारे में पता लगाना है और देखना है कि आखिर आसमान में हो क्या रहा है। तो इस पे बच्चा मारियो कहता है पर गैलीलियो सर आपको डर नहीं लग रहा है, ये वेटिकन के लोग बहुत ज्यादा ही खतरनाक हो सकते हैं, आपको कुछ भी कर सकते हैं, ये हानि पहुंचा सकते हैं आपको। तो इस पे गैलीलियो कहता है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, पहली बात मैं मौत से नहीं डरता और दूसरी बात गॉड ने मुझे खुद मौत का दिन बता दिया है कि मैं कब मरने वाला हूं, इसलिए मुझे मौत से अब डर नहीं लगता है। चिंता करने की वजह चलो क्यों ना हम अपने रिसर्च पे काम करें और उल्का पिंडों के बारे में पता लगाएं। तो इस पे सारे लोग कह रहे होते क्या सच में गॉड ने आपको मैसेज दिया है, गॉड कैसे दिखते हैं? इसी के साथ गैलीलियो बहुत सारे बुक को रिलीज करने लगता है जिसमें और ज्यादा ही भगवान के जो नियम बनाए होते हैं उनके खिलाफ हमारे साइंटिफिक नियम होते हैं, रूल होते हैं, जिन्हें चर्च जो होता है वो अब सह नहीं पाता है और गैलीलियो के जितने भी बुक होते हैं उन्हें जलाना स्टार्ट कर देता है और फिर उसके जो भी रिलीज हो रहे होते हैं बुक उनको दबाना स्टार्ट कर देता है कि नहीं ये मार्केट में रिलीज नहीं हो सकते, जिससे कि जो गैलीलियो होते हैं उनका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है, उनकी थ्योरीज को अब कोई नहीं पढ़ता। पर तभी गैलीलियो कह रहे होते हैं कि मुझे और ज्यादा बुक रिलीज करना चाहिए, वो भी भगवान के प्रति, ताकि ये जो चर्च के लोग हैं वो थोड़े बहुत मेरे सपोर्टर बन जाए और मेरे बुक को रिलीज होने दें। मैं जब तक जिंदा हूं तब तक कुछ ना कुछ तो कर ही दूं। सीन शिफ्ट होता है और हमें वेटिकन दिखाई जाती है जहां पर ये जो पोप होते हैं वो गैलीलियो की बुक को पटकते हुए कहते हैं बस बहुत हो चुका, ये जो गैलीलियो है वो बार बार ऐसा कर रहा है, ये भगवान के प्रति जागरूकता को बंद कर रहा है, ये अपराध है, ये विद्रोह है भगवान के खिलाफ, हम ऐसा होते हुए नहीं देख सकते हैं, बहुत हो गया इस गैलीलियो का, अब हमें कोई ना कोई एक्शन लेना होगा। अगर हमने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो चर्च के जो अनुयायी हैं जो उन्हें भगवान को मानते हैं वो सोचने लगेंगे कि गैलीलियो सही है और हम गलत हैं। पर तभी जो इंसिक्यूसर होता है वो कह देता है कि चलो ठीक है बस बहुत हो गया, मैं फाइनल डेस्टिनेशन करता हूं कि आज से गैलीलियो को फांसी की सजा दी जाएगी। पर गैस तभी ये क्या, जैसे ही वो बोलता है वैसे ही वहां से उसका चेयर सहित वो गायब हो जाता है और तुरंत ही टाइम रिवर में पहुंच जाता है, जहां पर वो पहुंच के कहता है अरे ये कैसी जगह है और मेरे सैनिक, मेरे लोग, वो लोग कहां गए, कौन है यहाँ, कौन है? पर गैस तभी पीछे से आवाज आती है हमने इसे बहुत सही समय पे उठा लिया, अगर इसने मौत की सजा सुना दी होती तो बहुत दिक्कत हो गया होता। तो वहीं हमारे हीरो कह रहे होते हैं तुमने बहुत सही काम किया मिस्टर जुगी, आपने इसको ऑब्जर्व कर रहा था और तभी आपने ये बड़े सही समय पे मुझे आगाह कर दिया कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, नहीं तो गैलीलियो का आज काम तमाम हो गया था। तो इस पे जुगी कहते हैं मैं कैसे नहीं करता सर, जानते हैं इस पूरे समय को देखना बहुत ज्यादा ही इंटरेस्टिंग है, उन ईस्ट के मर्चेंट्स के गोल्ड से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। पर तभी ये सजा देने वाला इंसिक्यूसर कहता है अरे तुम लोग कौन हो, क्या तुम लोग डेविल्स हो? ये सुनते ही हमारे हंसने लगता है और कहता है हा डेविल्स नहीं नहीं, हम कोई डेविल्स नहीं है, मैं तो बस तुम्हारी तरह ही एक इंसान हूँ, मॉर्टल हूँ जो कि समय में ट्रैवल कर सकता है और मैं बहुत सदियों से इस टाइमलाइन को देख रहा हूँ और तुम्हें पता है टाइमलाइन में अगर एक भी गड़बड़ हो जाती है ना तो ये पूरी टाइमलाइन चेंज हो जाएगी और पता नहीं क्या हो जाए फ्यूचर में, इसीलिए तुम इस टाइमलाइन को चेंज कर दो, यानी तुम्हारा जो एग्जीक्यूशन का ऑर्डर है ना उसे चेंज कर दो, वो मत लेना। तो इस पे ये पोप कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है कहने की, तुम जिस जगह पे खड़े हो ना वो भगवान की जगह है, हम यहाँ पे भगवान की पूजा करते हैं और तुम होते कौन है ये बोलने वाले? पर गाइस तभी हमारा हीरो अपने टाइम पावर का इस्तेमाल करता है और जो इंसिक्यूसर होता है उसके तुरंत ही समय को खींच लेता है अपने अंदर और इसको बुढ़ा बना देता है। ये करने के बाद हमारा हीरो इसे वापस से करंट टाइमलाइन में फेंक देता है और वहां जाकर ये अपने आप को देखता है और कहता है हाँ ये क्या हो गया मेरे साथ, मैं बुढ़ा कैसे हो गया, ये कर्स है, ये शाप है डेविल का, मेरे पर शाप डाल दिया गया है, बचाओ मुझे कोई बचाओ। पर गाइस तभी पीछे से हमारा हीरो आता है और कहता है तुम जानते हो तुम्हारे पास अभी भी थोड़ी बहुत लाइफ स्पैन बची हुई है जिससे तुम साल 2 साल और जी सकते हो, पर अगर मैं चाहूं तो अभी तुम्हारे सारे लाइफ स्पैन को खींचकर तुम्हें यहीं पर मार सकता हूं और तुम्हारे जगह पे किसी और बंदे को बैठाकर उसका पोप बना सकता हूं, कोई शक भी नहीं करेगा कि तुम चेंज हो चुके हो। पर दूसरी तरफ अगर तुम मेरा बात मानते हो तो मैं तुम्हें अनेक लाइफ स्पैन दे सकता हूं जिससे तुम जितना जीते थे उससे तुम ज्यादा जी सकते हो और इस रिलीजन की जो पावर तुम्हें मिली हुई है उसे और दिनों तक एंजॉय कर सकते हो। तो बताओ तुम कौन सा रास्ता चुनोगे, मरना या जीना? ये सुनते ही ये पोप कहता है अरे नहीं नहीं, तुम कोई डेविल नहीं हो, तुम तो गॉड के खुद मैसेंजर हो जिन्होंने उनका संदेश तुम्हारे द्वारा भेजा है, नहीं नहीं तुम खुद भगवान हो, मेरे सामने भगवान हो
तुम प्लीज, मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। तो इस पे हमारा हीरो कहता है तुम समझदार बंदे हो, चलो ठीक है, मैं तुम्हें कुछ कहता हूँ करने के लिए और तुम्हें सुनना होगा वो बात, तुम्हें एक भी गलती नहीं करनी है। इसी के साथ गाइस हमारा हीरो सारे ऑर्डर दे देता है। सीन शिफ्ट होता है जहां पर ये वेटिकन का जो इंस्टीट्यूशन होता है वो आगे बढ़ रहा होता है, पर उसके पीछे पीछे सभी चिल्ला रहे होते हैं ये अभी क्या हुआ, आखिर यहाँ पे हो क्या रहा था। पर गाइस वहीं ये जो वेटिकन का एग्जीक्यूटर होता है वो सोच रहा होता है अरे अभी क्या हुआ, मेरी जवान की बॉडी वापस आ गई, पर ऐसा कैसे हो सकता है, अरे कहीं ये डिवाइन मैनिफेस्टेशन तो नहीं है। और वो तुरंत कहता है जाओ जल्दी से गैलीलियो को कैद कर लो, उसे कैप्चर कर लो। पर गाइस तभी वो कहता है तुम्हें एक बात ध्यान रखनी है, तुम्हें गैलीलियो को थोड़ा सा भी चोट नहीं पहुंचाना है, अगर उसे थोड़ी सी भी चोट पहुंची ना तो मैं तुम्हारी खाल खींच लूंगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें ये गैलीलियो का ऑफिस दिखाया जाता है जहां पर पोप के जो लोग होते हैं वो कहते हैं तो बताओ गैलीलियो, क्या तुम अपने गुनाहों को कबूल करते हो कि तुमने इस पूरे जगत में जितने भी बेकार की चीजें हैं वो फैलाई हैं, गॉड के प्रति तुमने दुश्मनी दिखाई है, तुम्हें गॉड के फाल्स रूमर्स नहीं फैलाने चाहिए थे, तो बताओ क्या तुम अपनी गलती मानते हो। तो इस पे गैलीलियो कहता है मैं अपनी गलती मानता हूं, पर एक बात तो सत्य है, जो पृथ्वी है वो सन के चारों ओर चक्कर तो लगाती ही है यार, इसे तुम कैसे बदल सकते हो। ये सुनते ही ये जो पोप का जो चेला होता है वो और ज्यादा गुस्सा जाता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गॉड के खिलाफ फिर से अनाप शनाप बोलने की, ये गद्दारी है गॉड के खिलाफ, तुम्हें अभी के अभी खाल खींचकर तुम्हें मृत्यु की आदेश दे देना चाहिए। पर गाइस तभी वो पोप इंस्टीक्यूटर की तरफ देखता है जिसका जो ओहदा होता है वो सबसे ऊपर होता है और वो सोचता है आखिर पोप इंस्टीक्यूटर को क्या हो गया है, वो ऐसे कैसे कह सकते हैं कि गैलीलियो को मौत की सजा नहीं देनी चाहिए। और तभी वो कहते हैं जल्दी से सारे सैनिकों इस गद्दार को पकड़ लो और जाकर इसे जेल में डाल दो, तब तक इसे जेल में रखना जब तक इसका दिमाग ठीक नहीं हो जाता और ये भगवान को मानने नहीं लगता है, जाओ जल्दी जाओ। और वहीं ये जो गैलीलियो होते हैं वो हंसते हुए कह रहे होते हैं हो, तो इसका मतलब मेरे पास अभी भी जीने के लिए थोड़ा समय बचा हुआ है, मैं इतनी जल्दी नहीं मारने वाला, गॉड ने मुझे खुद बताया है। सीन शिफ्टता है और हमें जेल का सीन दिखाया जाता है जहां पर गैलीलियो कैद होता है और वहीं पर ये जो पोप होते हैं उसके साथ ही जाकर बोलते हैं कि सर आप ये क्या कर रहे हैं, जैसा आपने कहा था गैलीलियो को एक अच्छी जगह मिल चुकी है जहां पर उसे खाना और रहने के लिए अच्छी जगह प्रोवाइड की जा रही है, वो जो मांग रहा है हम उसे जो दे रहे हैं और इसे टॉर्चर बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, हम थोड़ी सी भी इसे सजा प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसके तो मजे मजे हैं और हमने इसके साथ एक ऐसी पत्र पे साइन भी करवा लिया है जिससे ये हमारे साथ मिल गया है और ये कभी भी अब गॉड के खिलाफ कोई भी रिसर्च प्रोजेक्ट नहीं निकालेगा। पर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमें इस जैसे गद्दार को सजा देना चाहिए और इसे आप मजा दे रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, अगर दूसरे पोप्स को पता चला तो सोचिए वो लोग क्या करेंगे। तो इस पे ये पोप कहते हैं तुम चुपचाप मेरी बात सुनो और जैसे ही ये सारा जो हल्ला गुल्ला बाहर हो रहा है वेटिकन के खिलाफ जैसे ही वो शांत हो जाए इसे रिलीज कर देना। ये सुनते ही ये पादरी जो होता है वो दिमाग खराब हो जाता है उसका और वो कहता है ये आप क्या कह रहे हैं सर, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये तो गद्दारी होगी। तो इस पर ये जो पोप होता है वो गुस्साते हुए कहता है मैं जैसा कर रहा हूं वैसा करो, मुझसे इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहर क्या हो रहा है। और कैसे सुनते ही ये जो साथी होता है वो डर जाता है। फिर तभी ये पोप कहता है कि हमें बस लोगों को बताना था कि ये जो गैलीलियो है वो चर्च के खिलाफ नहीं है, अब उनके साथ हो गया है, उसने अपना हार मान लिया है। और तभी वो जाते हुए सोच रहा होता है मैंने ऐसे अगर मार दिया तो पता नहीं क्या करेगा वो गॉड मेरे साथ और कैसी कैसी तबाहियां वो वेटिकन के लिए लाएगा, अच्छा हुआ कि मैंने इसे सजा नहीं दी मौत की, अब तो हो सकता है गॉड मेरे से गुस्सा ना हो, ऐसा ही होगा ना, वो गुस्सा तो नहीं होंगे। वहीं सीन शिफ्ट होता है जहां पे हमारा हीरो टाइम रिवर से इस सबको ऑब्जर्व कर रहा होता है और कहता है वाह ये बंदा तो काफी स्मार्ट निकला, पर जो गैलीलियो है इसका भी वक्त आ चुका है, इसने अपनी जिंदगी के जो कहानी थी उसे पूरा कर लिया है और इसका वक्त आ चुका है अब मरने का। तो चलो देखते हैं गैलीलियो का एंड कैसे होगा। सीन शिफ्ट होता है हमें गैलीलियो दिखाए जाते हैं जो अपने सारे रिसर्च प्रोजेक्ट को बना रहे होते हैं और वो अपनी पूरी मेहनत कर रहे होते हैं। और तभी उनका साथी मैक्रो कहता है अरे गैलीलियो सर आपकी जो आंखें वो बहुत ज्यादा ही कमजोर हो चुकी हैं, प्लीज अपना रिसर्च प्रोजेक्ट आराम से करिए, कोई जल्दी की बात नहीं है, आप रिलैक्स हो जाइए, प्लीज आराम करने का वक्त आ चुका है, प्लीज आराम करिए। तो इस पे गैलीलियो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं कर सकता हूं मैं, जब तक मेरे पास टाइम है मुझे अपने रिसर्च को सबके सामने लाने दो, मैं जितना हो सके उतना रिसर्च करूंगा, तुम्हें पता है मेरा थकने का कोई वजह ही नहीं है क्योंकि मैं अभी इतनी जल्दी नहीं मरने वाला हूं, गॉड ने मुझे बताया है कि जब तक 8 जनवरी नहीं आ जाती तब तक मैं नहीं मरूंगा। पर गाइस तभी पीछे से मैक्रो कहता है पर सर ये तो आज ही 8 जनवरी है। और ये सुनते ही गैलीलियो का दिमाग खराब हो जाता है और वो कहता है अरे ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो 1 जनवरी भी नहीं आई थी। तो इस पे ये जो मैक्रो होता है वो कहता है आप बहुत दिन से सोए नहीं हैं सर, इसीलिए आपको टाइम का अंदाजा नहीं रहा, आप रिसर्च पे रिसर्च करे जा रहे हैं। और तभी वो भागते हुए कह रहे होते हैं नहीं मैं अपनी किस्मत को इस तरह से एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूं, मुझे और ज्यादा रिसर्च करना होगा जब तक मेरे पास टाइम है। मैक्रो तुम यहां पर खड़े क्यों हो, जाओ जल्दी से मेरे
नोट्स लेकर आओ, मुझे और सारी चीजें लिखनी है। पर गाइस तभी वो ध्यान देते हैं कि ये जो मैक्रो होता है उसका समय रुक चुका होता है। और वहीं हमारा हीरो फिर आ जाता है टाइम रिवर्स से और कहता है गैलीलियो सर, आपसे मिलकर मुझे बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा। आपको मैंने बता दिया था कि आपकी मौत का टाइम कब है और कब आप मरने वाले हो, फिर भी आपने आसान तरीके को नहीं चुना, बल्कि आप और ज्यादा ही मेहनत करते गए। आप जैसे ही लोग को मैं बहुत ज्यादा एडमायर करता हूँ, इज्जत करता हूँ उनकी। आप कमाल के हो सर। तो इस पर गैलीलियो कहते हैं अरे मिस्टर लू, आप यहाँ पे आ गए। तो इस पर हमारा हीरो कहता है आपको पता है सर, मैं इतिहास में गया और वहां पर जाकर मैंने न जाने कितने साइंटिस्ट, कितने लोगों जिनके पास टैलेंट है, जिनके पास बहुत कमाल कमाल की चीजें हैं, जिन्होंने बहुत ज्यादा ही चीजें एक्सपेरिमेंट की हैं, हिस्ट्री के जो भी अच्छे अच्छे बंदे हैं उनको मैंने अपनी लाइफ स्पैन दी है और उनको जीवन को अनंत कर दिया है और न जाने कितनों को मैंने बचाया है। पर आज तक मैंने ये नहीं देखा आपके जैसा व्यक्ति जो खुद अपनी कहानी लिखता है अपनी मौत को जानते हुए भी। ये सुनते ही गैलीलियो कहते हैं आपका मतलब क्या है? आर्किमिडीज और एरिस्टोटल और अरिस्टाटू और जितने भी साइंटिस्ट रहे हैं, उनका जो किस्मत था वो आपके हाथ में था। आप उनकी मौत को तय कर सकते थे और उन्हें जीवन दान भी दे सकते थे। तो इस पे हमारा हीरो कहता है हाँ बेशक, ऐसा भी हो सकता है कि आप उनसे एक बार मिल भी पाओ। ये सुनते ही ये जो गैलीलियो होते हैं उनको यकीन नहीं होता अपने कानों पर और वो तभी सोचने लगते हैं और कहते हैं तो क्या आप मुझे भी एटर्नल लाइफ दे सकते हो? तो इस पे हमारा हीरो पूछता है आपको एटर्नल लाइफ क्यों चाहिए? तो इस पे गैलीलियो चिल्लाते हुए कहता है मैं इस तरह से कागज के पन्नों पर लिखे हुए अपने मौत के समय को अपना नहीं सकता हूं सर, मैं इस तरह से मर नहीं सकता हूं। मैं अपने तरीके से पूरे वर्ल्ड को देखना चाहता हूं, आगे क्या होने वाला है उसे देखना चाहता हूं। तो गाइस सोचिए गैलीलियो और वो जो लियोनार्डो दी विंची थे, दोनों में कितना ज्यादा डिफरेंस है। लियोनार्डो दी विंची अपने वक्त को, अपने पूरे जिंदगी को ही पेंटिंग में डिस्ट्रॉय कर दिए थे और फिर बस उसी समय में वो रहना चाहते थे। पर जो गैलीलियो है वो और ज्यादा रिसर्च करना चाहते हैं और अपने फ्यूचर को जीना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि आखिर फ्यूचर में क्या होगा। और गाइस ये सुनने के साथ ही हमारा हीरो तुरंत ही अपने पावर का इस्तेमाल करता है और कहता है क्यों नहीं, श्योर आपको मैं इटर्नल लाइफ देने ही तो आया हूं। और वो तुरंत ही गैलीलियो को इटर्नल लाइफ दे देते हैं और उनको अपने इटर्नल क्लब का हिस्सा बना लेते हैं और कहते हैं वेलकम गैलीलियो, आपका इटर्नल क्लब में स्वागत है। तो गाइस एक महान साइंटिस्ट, रिसर्चर, मॉडर्न साइंस के जो रचयिता है गैलीलियो दी गैलीलियो, वो आ चुके हैं हमारे इटर्नल क्लब में और आगे चल के एक और बंदा आने वाला है। तो गाइस अगर आप इस एपिसोड को यहीं खत्म कर रहे हैं तो मत करिए, क्योंकि ये जो बंदा आने वाला है वो आपकी सोच से भी परे है। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें बताया जाता है कि गैलीलियो अब क्या कर रहे हैं। हमें 1653 ईस्वी दिखाई जाती है जहां पर हमारा हीरो एक ऐसे जगह पे पहुंच चुका होता है जहां पर उसे एक बंदे को रिक्रूट करना होता है और ये बंदे का भी जिंदगी इतनी अच्छी नहीं होती है क्योंकि इसका जो बचपन था वो कठिनाइयों से भरा हुआ था। पर फिर भी इस बच्चे का साथ देने के लिए हमारे हीरो ने गैलीलियो को भेजा था, जो कि अपना नाम चेंज करके हेनरी स्टोक रख चुके थे और अब अपनी जवानी के टाइमलाइन को गुजार रहे थे। और इन्होंने ही इस बच्चे को अपनी सारी नॉलेज दी और इसे पढ़ाया लिखाया। इसे जो दुनिया थी वो फादर ऑफ फिजिक्स के नाम से जानती थी, पर ये जो छोटा था तो इतना ज्यादा टैलेंटेड नहीं था। पर जब इसने गैलीलियो से मुलाकात की तो गैलीलियो ने इसे मैथमेटिशियन के बारे में सारी जानकारी दी और इसे नॉलेजेबल बनाया। पर कुछ दिनों बाद, आज से करीब 20 साल बाद, जब ये लड़का 20 साल का हुआ तब इसके घर में जो इसकी माँ थी वो इस पे बहुत अचानक से गुस्साने लगी और फिर इसे खेतों में काम करने के लिए उकसाने लगी और पढ़ाई लिखाई से दूर हटवाने लगी क्योंकि जो फाइनेंशियल स्टेटस था वो सही नहीं था। पर वहीं पर जो गैलीलियो थे वो आ जाते हैं और फिर इस बच्चे को बनाने के लिए उसकी माँ को परस्यूट करने लगते हैं कि नहीं, आप इसे इस तरह से मत छुड़वाइए स्कूल, इसे काम भी करने दीजिए और मैं खुद इसे पढ़ाऊंगा। दुनिया का जो बेस्ट टैलेंट है वो इस तरह से खेतों में काम नहीं करना चाहिए। और गैलीलियो की मदद से वो फिर से पढ़ाई करने लगा और इस बार उसने जो ग्रेजुएशन है वो किंग स्कूल ऑफ ग्राथम से की और उसके बाद उसने एक सीजर के रूप में ट्रिनिटी कॉलेज में उसे एडमिशन मिला। तो गाइस ये सब जो कहानियां मैं बता रहा हूँ ये झूठ नहीं है बल्कि एकदम रियलिटी है कि यही हिस्ट्री में हुआ था। जब लंदन में बहुत ज्यादा ही प्लेग आ गया था, यानी फ्लू आ गया था जो कि बहुत ज्यादा लोगों को मार रहा था, उसकी वजह से जो ये बंदा था, जिस बंदे की हमारा हीरो बात कर रहा है, वो एक यूनिवर्सिटी में चला गया था जहां पर उसने बहुत सारे लोगों को पढ़ाया और खुद भी पढ़ रहा था। पर अब वो अपने होम टाउन वापस आ चुका है और ये जो समय है, जिस समय वो वापस आया है, वो बहुत ज्यादा ही क्रिटिकल कंडीशन में है। और गाइस इसी के साथ हमें इस बंदे का नाम बताया जाता है जो गाइस आइजैक न्यूटन होता है। तो गाइस फाइनली जो रिसर्च किए थे ग्रेविटी का वो फाइनली आ चुके हैं बल पे, जिन्होंने वेग पे बनाया था रिसर्च अपना वो आ चुके हैं और इसी के साथ हमें इनकी कहानी बताई जाती है। इस समय जो न्यूटन होते हैं वो सेल्सियस और ऑप्टिक्स के बारे में रिसर्च कर रहे होते हैं। पर गाइस तभी वो एक पेड़ के नीचे बैठे होते हैं जो कि सेब का पेड़ होता है और ये वही सीन होता है जहां पर इनके ऊपर सेब गिरने वाला होता है और वो ग्रेविटी के बारे में सोचने वाले होते हैं। पर जो वक्त होता है गिरने का वो गुजर चुका होता है और हमारा हीरो सोच रहा होता है अरे ऐसा कैसे हो सकता है, जो वक्त है वो तो गुजर चुका है एप्पल गिरने का, पर ये एप्पल गिरा क्यों नहीं। पर तभी वो सोचते हैं कि अगर मैं एक नॉर्मल बंदा होता तो हो सकता है मैं थोड़ा घबरा जाता, पर अगर आपने टाइम ट्रैवल की मूवीज देखी है तो उसमें आपसे समझ सकते हैं
कि अगर टाइम में बीते हुए कल में कुछ नहीं होता है तो आप उस चीज़ को होने के लिए थोड़ा पुश दे सकते हो, और वो तुरंत ही एक सिक्के को निकालता है और उसमें अपने टाइम एक्सेलरेशन की 100 गुणे पावर का इस्तेमाल करता है और उसे उछाल देता है उस पेड़ की तरफ, जिससे कि एक सेब जो है वो सेब पेड़ से गिर जाता है और तुरंत ही वो जो न्यूटन होते हैं उनके सर पे जा लगता है। पर तभी न्यूटन इस एप्पल को कैच कर लेते हैं और वो सोचते हैं अरे तुम मेरा सर फोड़ना चाहते थे। पर गाइस तभी उनके दिमाग में एक थॉट आता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, एप्पल गिरा कैसे, ये तो एप्पल है ना, इसे सब पिक करते हैं पर ये गिर क्यों रहा है, पक्षियां उड़ती क्यों हैं, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। पर तभी हमारा हीरो वहां से गुजरता है और तुरंत ही हमारे न्यूटन को देख के कहता है अरे न्यूटन। तो इस पर न्यूटन पूछता है सर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो इस पर हमारा हीरो कहता है मैं बस यहाँ से गुजर रहा था, पर तभी मैंने तुम्हें देखा, तुम पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, पर तभी तुम्हारे ऊपर एक एप्पल आकर गिरी, क्या तुम सही तो हो, तुम्हें चोट तो नहीं लगी। तो इस पर न्यूटन जवाब देते हैं अरे नहीं नहीं, ये एप्पल मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा, पर आपको पता है इसके गिरने से मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया आया है और वो मैं बता नहीं सकता आपको कि क्या है वो। तो इस पर हमारा हीरो जवाब देता है हाँ बेशक, जो एप्पल्स होते हैं वो लोगों द्वारा तोड़े जाते हैं, वो गिरते थोड़ी ना है। ये सुनते ही आइजैक के दिमाग में एक और आइडिया आता है और उसका दिमाग फट जाता है। वो तुरंत कहता है आपने बिल्कुल सही कहा, जो एप्पल है उसे लोग तोड़ा करते हैं पर वो जमीन पे गिरता है न कि आसमान में उड़ता है। पर ऐसा कैसे हो सकता है, कोई तो फोर्स है जो इसे गिरने पे मजबूर करती है, कुछ तो होगी जो इसे जमीन पे गिराती है, पर मैं नहीं जानता कि वो क्या चीज है, वो कौन सी फोर्स है। मुझे और ज्यादा ही रिसर्च करनी होगी, मुझे इसे पेपर पे लिखना होगा। पर गाइस तभी ये देखकर हमारे हीरो सोचता है तो अब फाइनली तुम फिर से ट्रैक पे आ चुके हो, तुम्हारा बत्ती जल गया दिमाग का। और वहीं जो न्यूटन होते हैं वो भाग रहे होते हैं इस एप्पल को फेंक के कि मुझे जल्दी से करना होगा, मुझे इन सारे आइडियाज को लिखना होगा ताकि मैं इन पे रिसर्च कर सकूं, मुझे जल्दी करनी होगी। वो वहां से एप्पल को फेंक कर भाग जाते हैं और तभी हमारा हीरो इस एप्पल को उठा लेता है और कहता है न्यूटन के अचीवमेंट को बहुत सारे लोग जानते होंगे कि उसने ग्रेविटी का आविष्कार किया, पर इस बेचारे से एप्पल को कोई नहीं जानता होगा कि यही वो एप्पल था जिसने न्यूटन को ये ग्रेट आइडिया दिया। पर छोड़ो जाने दो बेचारा एप्पल, मैं इसे वक्त में हमेशा के लिए संजो के रखूंगा और इसे टाइम रिवर में हमेशा ही सेफ रखूंगा। और गाइज इसी के साथ हमारा हीरो इस एप्पल को खा लेता है जो कि आधा कटा हुआ होता है और इससे हम आईफोन का भी अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे हीरो ने आईफोन लोगो दिया है। गाइस फाइनली मैंने टाइम बिजनेसमैन का 1 घंटे का एपिसोड खत्म कर दिया है, जो कि आप लोग बहुत ज़्यादा ही रिक्वेस्ट कर रहे थे डालो डालो कब ला रहे हो कब ला रहे हो, तो मैंने कहा लाओ डाल ही देते हैं। पर गाइस उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं लास्ट में अपनी वीडियो क्यों डाल रहा हूँ। मैं इसलिए है क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर कौन है जो 1 घंटे तक मेरी वीडियो को देखता है और कौन कौन है जो इस वीडियो को ख़त्म किए हैं, और उनके लिए क्विज भी है। ये बताइए न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो क्या होता है, वो कमेंट ज़रूर करिएगा आप लोग, इससे मुझे पता चलेगा कि कौन बंदा है जो पढ़ाई करता है और उसके साथ ही कौन सा ऐसा बंदा है जो मेरी वीडियो को लास्ट तक देखता है। और मैंने कमेंट सेक्शन में और कम्युनिटी पोस्ट में अपना जो सेकंड चैनल है जो मेरी बहन का है उसका लिंक भी दे दिया है, तो आप लोग ज़रूर उसे जाइए सब्सक्राइब करिए। 1000 सब्सक्राइबर का उसका गोल है, 4000 घंटे का व्यू का गोल है, वो कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप लोग जो भी वीडियो रिक्वेस्ट करिएगा वो वीडियो में लाने को तैयार हूँ, तो प्लीज़ उसे भी सपोर्ट करिए आप लोग। मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसे सपोर्ट करें। इसी के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि और बताइए आप लोग कैसे हैं। 5 मिनट का टाइम पास करना है क्योंकि 1 घंटे की वीडियो कंप्लीट नहीं हुई, व्यू नहीं आए थे, चैप्टर नहीं आए थे, तो मैं क्या करूं। चैप्टर आए होते तो मैं 5 मिनट की वीडियो बना लेता, पर वीडियो आए ही नहीं थे। और जानता हूँ पंखे की आवाज़ आ रही, मैं पंखे को बंद कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया पंखा बंद। और ये मेमोरेबल भी है ये वीडियो क्योंकि 5 मिनट का वीडियो है और मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो हमेशा इसी तरह यादगार बने रहे। और कुछ दिन मैं कम्युनिटी पोस्ट करूँगा तो वहाँ पे ज़रूर जाके मतलब कि आप लोग कम्युनिटी पोस्ट से ही देख लीजिएगा जहाँ पे मेरा सेकंड चैनल होगा। और कुछ दिन पहले ये चैनल डिलीट होने वाला था, उसका रीज़न ये था कि वो हुआ कि ऐसा था ना कि मैंने जो सेकंड चैनल बनाया था उस चैनल पे ना मोनेटाइजेशन अप्लाई हो गया था, वो मोनेटाइज भी हो गया था। मैं बहुत खुश था, पहले दिन सुबह ही हो गया, सोमवार का दिन था। मैंने कहा थैंक यू गॉड थैंक यू। पर हुआ क्या कि उसी दिन 12 बजे रात में मैसेज आया कि आपको वो चैनल टर्मिनेट हो गया है। मैंने उसका रीज़न देखा और रीज़न मुझे पता चला कि वो हुआ ऐसा है कि जो चैनल था मेरा बैन हुआ था, उसी चैनल से मैंने नंबर से एक और यूट्यूब चैनल बना रखा था। तो यही कम्युनिटी गाइडेंस के खिलाफ होता है कि आप एक ही नंबर से अगर एक चैनल आपका पहले से डीमोनेटाइज हो चुका है, बैन हो चुका है, उसी नंबर से आप दूसरा चैनल नहीं बना सकते हो। इस बात की जानकारी मुझे उस वीडियो को देख के हुई। सोचिए कितनी बड़ी जानकारी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कभी भी आप यूट्यूब चैनल बनाइए तो उस नंबर से अगर आपका चैनल बैन हो जाता है तो फिर आप उस चैनल पे दूसरा चैनल नहीं खोलिए, उस जीमेल आईडी उस नंबर पे बिल्कुल भी मत खोलिए। आप दूसरा नंबर लीजिए या फिर किसी और का नंबर लीजिए फैमिली में और उससे बनाइए। तो और बताइए 2 मिनट और बचे हुए हैं, कुछ बातें ही कर ली जाएँ।
तो मैं कहना चाहता हूँ मेरे फेवरेट सब्सक्राइबर, जैसे कि पहले है जोडेक्स गेमिंग, वो मेरा फेवरेट सब्सक्राइबर है आप कह सकते हो। दूसरे नंबर पे है कह सकते हो आप, एक है लियो गेमिंग, वो भी है बंदा अच्छा है, आजकल फ़ोन करता है कभी कभी। तीसरे नंबर पे मेरे देखिए फ़ैन कह सकते हैं, फ्रेंड भी कह सकते हैं, वो है मानुआ मैक्स 2.0 उसका चैनल का नाम है। वो मेरे साथ फ्रेंड है, बंदा है, अपना दोस्त है। और उसके बाद है मानुआ हब है, फिर मानुआ रिकैप भी है, और वो सब अपने कम्युनिटी में ग्रुप में है। और बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जो कि अपने ग्रुप में हैं। और उसके बाद मेरे को अगर कोई एडिटर है मिल रहा है, तो अगर आप कोई एडिट करते हो तो मेरे को एडिटर बता दो, मैं उसको पेमेंट कर दूंगा पर वीडियो एडिटिंग का। या फिर अगर कोई शॉर्ट बनाने वाला है जो मुझे शॉर्ट्स दे सकता है, तो वो भी मैं पेमेंट नहीं करूंगा उसका, पर मैं उसको अपने चैनल पे डाल सकता हूँ। और कोई है शॉर्ट बनाने वाला तो ज़रूर बताना, ठीक है। और भी काफ़ी सारे मैं फ्यूचर में हायरिंग करने वाला हूँ बहुत सारे बंदों की, तो आप लोग की ज़रूरत पड़ेगी तो प्लीज़ सपोर्ट करिए इसी तरह मुझे। चलिए 2 मिनट 1.5 मिनट और बचे हुए हैं और मैं लाइव आऊँगा। अभी मैं आज नहीं आऊँगा, कल आऊँगा, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि इस महीने लगातार 1-1 घंटे आधे घंटे के चाप वीडियो अपलोड करूँ, चाप के इतने वीडियो अपलोड करूँ कि मज़ा आ जाए एकदम इस महीने। क्योंकि इस महीने मेरा वो भी आने वाला है, क्या कहते हैं, दूसरा चैनल मोनेटाइज कर दें, हो भगवान की दया से अगर आप लोग कर देते हैं तो और अच्छा है, नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं। तो 1 मिनट और है, क्या बोलूँ मैं, क्या कमेंट करूँ आप लोग के लिए, क्या कर सकता हूँ। हाँ, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और फिर मैं कहना चाहता हूँ वो जो है ना, वो वीडियो रिकॉर्डिंग वाला जो है, टाइम स्ट्रीमिंग वाला उसका भी चैप्टर अब नेक्स्ट वही पार्ट होगा जो नया वीडियो आएगा। और मैं बता दूं टाइम बिजनेसमैन का एक नया मानुआ आया है, मतलब हीरो हमारा सेम है, कहानी थोड़ी अलग है, मतलब कि उसी से रिलेटेड है, उसके मिनिचुअर वर्ल्ड से रिलेटेड है। जो उसने वर्ल्ड्स बनाए थे ना, यूनिवर्स, उन्हीं से रिलेटेड है। वो अपने एक वर्ल्ड में उसके वायरस फैल गया, तो उसी वायरस को वो बचाने जाता है। उसके लिए वो कुछ लोगों को ढूंढता है, क्योंकि अकेले वो लड़ना नहीं चाहता, उसके पास ना वक्त नहीं है। वो चाहे तो यूनिवर्स तबाह कर सकता है, लेकिन वो चाहता है कि उस यूनिवर्स को वो बचाए, लेकिन अपने से नहीं, कुछ लोगों को वो पावर्स देगा, कुछ अच्छे पावर्स देगा, जिससे कि सुपर हीरो टाइप के, और उनसे वो वायरस को हटवाएगा। लेकिन उसका हाथ भी रहेगा इसमें। तो चलिए देखते हैं उसको भी, अगर उसके फुल पार्ट आ जाते हैं 6, 7, 8, 9 में उसे भी एक्सप्लेन कर दूंगा।